जय हिंद स्टूडेंट्स। आई होप कि आप सभी लोग स्वस्थ होंगे और आप सभी की प्रिपरेशन अच्छी चल रही होगी। सिविल सर्विस एग्जाम की तैयारी के लिए आपको हर सब्जेक्ट जो इम्पोर्टेंट है उनसे रिलेटेड जो एनसीईआरटी उन एनसीईआरटी को पढ़ना जरूरी होता है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए अभी एनसीईआरटी की क्लासेस चल रही हैं। हम अभी हिस्ट्री सब्जेक्ट को कंप्लीट कर रहे हैं, जिसमें से अभी हम 12th क्लास के हिस्ट्री को पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि इसमें कितने चैप्टर हैं और उसके बाद आप ये जानेंगे कि फर्स्ट चैप्टर में क्या है और क्या आपके लिए इम्पोर्टेंट है। ध्यान रखिए, अभी तक हमने 8th क्लास तक की हिस्ट्री को कंप्लीट कर लिया है। 9th 10th और 11th की जो हिस्ट्री है वो वर्ल्ड हिस्ट्री से रिलेट करके है, तो इसलिए वर्ल्ड हिस्ट्री अभी हम नहीं उठा रहे हैं। अभी हम एंशिएंट, मिडाइवल और मॉडर्न हिस्ट्री से रिलेटेड जो एनसीईआरटी है उन्हीं को हम देख रहे हैं। तो चलिए इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि 12th क्लास के लिए जो हिस्ट्री की बुक है भारतीय इतिहास के कुछ विषय में, ये पार्ट 1 वाला है। ये 3 पार्ट में बटा हुआ है। सबसे पहले हम फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट करेंगे। फर्स्ट पार्ट में कितने चैप्टर हैं, क्या क्या पढ़ना है, ये सब कुछ देखना है। तो ये है फर्स्ट पार्ट। फर्स्ट पार्ट में ईंट, मनके और अस्थियां, ये पहला चैप्टर है। सेकंड चैप्टर है राजा, किसान और नगर। एंड थर्ड चैप्टर है बंधुत्व, जाति तथा वर्ग। फोर्थ चैप्टर है विचारक, विश्वास और इमारतें। ये 4 चैप्टर हम फर्स्ट पार्ट में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम जानेंगे ईंट, मनके और अस्थियों के बारे में। इसमें क्या क्या है ये देखते हैं। फर्स्ट चैप्टर में जो ईंट, मनके और अस्थियां हैं ये हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करता है। हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो हम पढ़ने वाले हैं। यहाँ पर आप एक चीज ध्यान रखना, हड़प्पा सभ्यता से रिलेटेड यहाँ पर कई सारे क्वेश्चंस आते हैं, सिविल सर्विस एग्जाम हो या पीसीएस एग्जाम हो। आपको पता होना चाहिए पीसीएस एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। सिविल सर्विस एग्जाम की बात करें तो यहाँ पर कई सारे स्टेटमेंट के तौर पर आपको स्टेटमेंट दिया जाएगा, क्या सही है क्या गलत है वो आपको बताना होता है। ये सभी टाइप की बातों को ध्यान में रखते हुए अपने माइंड को चलाना है। चलिए हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के बारे में। हड़प्पाई मुहर, चित्र 1.1, ये देखिए, ये जो मुहर है ये हड़प्पाई मुहर है। संभवतः हड़प्पा तथा सिंधु घाटी सभ्यता की सबसे विशिष्ट पुरावस्तु है। सेलखड़ी नामक पत्थर से बनाई गई इन मोहरों पर सामान्य रूप से जानवरों के चित्र तथा एक ऐसी लिपि के चिन्ह उत्कीर्णित है जिन्हें अभी तक पढ़ा नहीं जा सका। ये देखिए, इसमें जो है ये सेलखड़ी पत्थर का ये मुहर बना हुआ है और इसमें एक जानवर का चित्र है। ये जानवर है और इसके साथ ही इसमें ये लिपि बनाई गई है, लिखी गई है, जिसे आज तक हम लोग नहीं पढ़ पाए हैं। सेलखड़ी पत्थर का बना हुआ है, ये ध्यान रखना आप, ये एग्जाम के हिसाब से इंपॉर्टेंट है। फिर भी हमें इस क्षेत्र में उस समय बसे लोगों के जीवन के विषय में उनके द्वारा पीछे छोड़ी गई पुरावस्तुओं, जैसे कि उनके आवास हैं, मृदभांड हैं, आभूषण हैं, औजार हैं, मोहर हैं, या दूसरे शब्दों में पुरातात्विक साक्ष्यों के माध्यम से बहुत जानकारी मिलती है। अब हम देखेंगे कि हम हड़प्पा सभ्यता के विषय में क्या और कैसे जानते हैं। मतलब ये कि हम इतनी सारी बातें किए, पुरातत्व स्रोत हमें मिले हुए हैं जिनसे हम जानते हैं कि हड़प्पा सभ्यता नाम की कोई चीज थी, तो कैसे थी, कैसे जानते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। हम यह अन्वेषण करेंगे कि पुरातात्विक साक्ष्यों की व्याख्या कैसे की जाती है और इन व्याख्याओं में कैसे कभी कभी बदलाव आ जाता है। निश्चित रूप से इस सभ्यता के कई पहलू आज भी हमारी जानकारी से परे हैं और हो सकता है हमेशा ही रहें। अब किसी टाइम जोन में इंसानों की टोली रह रही थी, अपने हिसाब से जी खा रही थी, उनकी अपनी एक सभ्यता थी। तो यहाँ पर ये बात कही जा रही है कि वैसे तो जो चीजें वो छोड़ गए हैं हम वहां से पता कर पा रहे हैं, जान पा रहे हैं, अनुमान लगा पा रहे हैं कि ऐसे जीते थे, ऐसे रहते थे, पर हो सकता है कि ऐसी बहुत सी चीजें हों जो इतने लंबे समय में खत्म हो गई हों, जिसके बारे में अनुमान लगाना मुश्किल हो और हमेशा के लिए वो रहस्य ही रह जाए। शर्तें, स्थान और समय। हड़प्पा सभ्यता को सिंधु घाटी सभ्यता के नाम से जाना जाता है। इंपॉर्टेंट लाइन है,
हड़प्पा शब्द उस स्थान से लिया गया है जहां सभ्यता की पहचान की गई थी। सभ्यता का कुल समय काल 6000 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक है। प्रारंभिक चरण, जिसे 6000 ईसा पूर्व से 2600 ईसा पूर्व तक प्रारंभिक हड़प्पा कहा जाता है, सभ्यता का एक प्रारंभिक चरण है। सभ्यता का शहरी चरण, जिसे परिपक्व हड़प्पा कहते हैं, जो कि 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच रहा है, जो कि सबसे समृद्ध चरण माना जाता है। सभ्यता का पतन 1900 ईसा पूर्व के आसपास शुरू होता है और 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व तक के पतन के चरण को उत्तर हड़प्पा कहा जाता है। तो यहाँ पर कहा गया है प्रारंभिक हड़प्पा, उसके बाद है परिपक्व हड़प्पा और उसके बाद है उत्तर हड़प्पा। तो हड़प्पा से रिलेटेड कुछ लाइनें जो इंपॉर्टेंट है आपको यहाँ पर टिक कर लेना है याद रखने के लिए। विशिष्ट हड़प्पा मिट्टी के बर्तन, ईंटें जो कि पक्की और कच्ची दोनों हैं, अन्य वस्तुएं जैसे मोहर हैं, बाट हैं, मोती हैं, तांबे हैं, कांस्य की वस्तुएं हैं और विभिन्न प्रकार की टेरकोटा वस्तुएं जो कि हड़प्पा क्षेत्र के अलावा अफगानिस्तान, बलूचिस्तान, सिंध और पाकिस्तान के पंजाब प्रांतों से पाई जाती है। इसके अलावा जम्मू, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, उत्तर प्रदेश का पश्चिमी भाग, गुजरात, महाराष्ट्र साक्ष्य में प्राप्त हुए। यहाँ पर ये जो वस्तुएं दिखी हुई है ये प्राप्त हुए हमें स्रोत के रूप में। लेकिन हड़प्पा सभ्यता को सिंधु सभ्यता कहा जाता है, ये ध्यान रखना है। हड़प्पा सभ्यता को 3 पार्ट में बांटकर पढ़ा जा रहा है। सबसे पहले तो 6000 से लेकर के 1300 ईसा पूर्व के बीच की बात कही जा रही। 6000 से लेकर के 2600 ईसा पूर्व के बीच के काल को प्रारंभिक हड़प्पा कहा जा रहा है, प्रारंभिक हड़प्पा काल। 2600 से 1900 ईसा पूर्व के बीच के काल को परिपक्व हड़प्पा काल कहा जा रहा है और 1900 ईसा पूर्व से 1300 ईसा पूर्व के बीच के काल को उत्तर हड़प्पा काल कहा जा रहा है। और ये वो समय है जहां पर हड़प्पा सभ्यता पतन की ओर आगे बढ़ रहा था। ध्यान रखें, कुछ चीजें आपको बातों के तौर पर, कहानी के तौर पर थोड़ा सा याद रखना है ताकि आप उनसे रिलेटेड कुछ चीजें लिख पाए और सही चीजें लिख पाए। हर चीज को रटने की कोशिश नहीं करिएगा। फिलहाल ये आपके एग्जाम के हिसाब से इम्पोर्टेंट है, ठीक है। और आपको मेंस एग्जाम के हिसाब से जब राइटिंग करेंगे तो वहां पर भी काफी हेल्प करेगा, आप लिखे रहें। और ध्यान रखें, पीसीएस एग्जाम जब आप देंगे तो वहां पर भी लिखना होता है 30 शब्द 50 शब्दों में, तो वो भी आप प्रैक्टिस के दौरान इसे देख लें। ये इमेज कुछ महत्वपूर्ण विकसित हड़प्पा पुरा स्थल, तो यहाँ पर ये हड़प्पा से रिलेटेड स्थलों के बारे में बताया गया है। सबसे पहले आपको देश की सीमा ध्यान रखना है। ये जो सीमा है ये है पाकिस्तान, ये है पाकिस्तान, ठीक। और ये वाला जो नीचे वाला हिस्सा है ये इंडिया अपना और इधर है अफगानिस्तान। पाकिस्तान में कौन कौन सा एरिया आता है ये ध्यान रखें। सुतकांगेडोर, बालाकोट, आमरी, चन्हूदड़ो, मोहनजोदड़ो, सिंध, कोट दीजी, गवेरी माला और हड़प्पा। ये जो जगह है ये पाकिस्तान में आता है। हिंदुस्तान की बात करें, इंडिया की बात करें तो यहाँ पर नागेश्वर है, धौलावीरा है, रंगपुर है, लोथल है और फिर उसके बाद कालीबंगा, बनावली, राखीगढ़ी, मिताथल, मांडा, ये सब कहाँ है? इंडिया में है। यहाँ पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं। क्या? अंग्रेजी में बीसी, जिसे हम बिफोर क्राइस्ट बोलते हैं, हिंदी में इसे ईसा पूर्व कहते हैं। ईसा पूर्व का मतलब क्या है? कभी कभी आप तिथियों से पहले एडी भी लिखा हुआ मिलता है। यह एनो डोमिनी नामक 2 लैटिन शब्दों से बना है। इसका तात्पर्य ईसा मसीह के जन्म के वर्ष से है। आजकल एडी की जगह सीई और बीसीई की जगह बीसीई का प्रयोग किया हो जाता है। सीई अक्षरों का प्रयोग कॉमन एरा और बीसीई का बिफोर कॉमन एरा। यहाँ पर यह कहा जाए, जैसे कि अभी हमने बात किया कि 6000 से लेकर के 1300 बिफोर क्राइस्ट, ईसा पूर्व के बारे में बात किया। अगर यहीं पर हम बिफोर क्राइस्ट के बजाय एडी लिख दें, एनो डोमिनी हो जाएगा। ईसा
केवल ईस्वी लिखा रहेगा, मतलब ईसा मसीह के जन्म के बाद का समय। ये जन्म के पहले का समय है जिसमें बिफोर क्राइस्ट लिखा है, ये जन्म के बाद का है। ठीक है, अब यहाँ पर ये बताया गया है कि पहले बिफोर क्राइस्ट लिखा जाता था, एनो डोमिनी लिखा जाता था, पर तब धीरे धीरे करके यहाँ पर थोड़ा सा बदलाव हुआ है। बदलाव क्या हुआ है कि पहले बीसी लिखा जाता था, अब BCE लिखा जाता है। AD के जगह CE लिखा जाता है, कॉमन एरा, और ये बिफोर कॉमन एरा, ये यहाँ पर लिखा मिले तो आप लोग घबराइएगा नहीं। BCE ईसा पूर्व, और यहाँ पर जहाँ पर CE लिखा हुआ है तो वो है ईस्वी या ईसा लिखा होता है। हम इन शब्दों का प्रयोग इसलिए करते हैं क्योंकि विश्व के अधिकांश देशों में अब कॉमन एरा का प्रयोग समान हो गया है। कभी कभी अंग्रेजी के BP अक्षरों का प्रयोग होता है जिसका तात्पर्य बिफोर प्रेजेंट है। इस पुस्तक में हमने BCE के लिए ईसा पूर्व और CE के लिए ईस्वी तथा BP के लिए वर्तमान से पहले शब्दों का प्रयोग किया हुआ है। तो यहाँ पर क्या क्या शब्द प्रयोग किए वो है, लेकिन आपको ये पता होना चाहिए BC की जगह BCE, AD की जगह CE होता है। अब है टॉपिक आरंभ। इस क्षेत्र में विकसित हड़प्पा से पहले भी कई संस्कृतियां अस्तित्व में थी। ये संस्कृतियां अपनी विशिष्ट मृदभांड शैली से संबंधित थी तथा इनके संदर्भ में हमें कृषि, पशुपालन, कुछ शिल्पकारी के साक्ष्य भी मिलते हैं। तो बताया गया कि अगर हम बात करें तो हड़प्पा सभ्यता से पहले भी कोई सभ्यता थी क्या? हाँ, इससे पहले कई संस्कृतियां रही हैं और उनके कुछ अस्तित्व भी हमें मिले हुए हैं, कुछ चीजें मिली हुई हैं जिनसे हम जानते हैं कि हड़प्पा से पहले भी कोई संस्कृति थी। बस्तियां आमतौर पर छोटी होती थी और इनमें बड़े आकार की संरचनाएं लगभग ना के बराबर थी। हाल के पुरातात्विक साक्ष्य 7000 ईसा पूर्व के शुरुआती कृषक समुदाय से हड़प्पा संस्कृति के उद्भव का संकेत देते हैं। शहरी चरण प्रारंभिक हड़प्पा चरण में क्रमिक परिवर्तन और आंतरिक विकास का परिणाम था। तो यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि हड़प्पा से पहले जो संस्कृति थी वही धीरे धीरे करके चलते बनते आते आते हड़प्पा सभ्यता में भी बदलाव आया, मतलब हड़प्पा सभ्यता की शुरुआत भी फिर हुई है। और कुछ चीजें हमें मिली हुई हैं जो अवशेष मिली हैं, कृषि से रिलेटेड हैं, पशुपालन से रिलेटेड है, कुछ शिल्पकारी से रिलेटेड है। ठीक है, हड़प्पा की बस्तियां। अब तक भारतीय उपमहाद्वीप में 2000 से अधिक हड़प्पा पुरातात्विक स्थल खोजे जा चुके हैं। अधिकांश स्थल सिंधु और सरस्वती नदी घाटियों के बीच स्थित पाए जाते हैं। लगभग 2/3 बस्तियां सरस्वती बेसिन में हैं, जो इसके अत्यधिक महत्व को दर्शाती हैं। 5 प्रमुख शहरों की पहचान की गई है, वे हैं राखीगढ़ी, मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, धौलावीरा और गनवेरीवाला। ये शेष विभिन्न श्रेणियों जैसे कि क्षेत्रीय केंद्र, कृषि, गांव, बंदरगाह और विनिर्माण केंद्र में है। ये काफी नाम रहता है और ये विशेष तौर पर इन शहरों की पहचान की गई है जो नदियों के किनारे हैं। निर्वाह के तरीके। हमने मानचित्र 1 और 2 में देखा कि विकसित हड़प्पा संस्कृति कुछ ऐसे स्थानों पर पनपी जहां पहले आरंभिक हड़प्पा संस्कृतियां अस्तित्व में थीं। इन संस्कृतियों में कई तत्व जिनमें निर्वाह के तरीके शामिल हैं समान थे। हड़प्पा सभ्यता के निवासी कई प्रकार के पेड़ पौधों से प्राप्त उत्पाद, जानवरों जिनमें मछली भी शामिल है, से प्राप्त भोजन करते थे। हमने बात किया कि जो हड़प्पा सभ्यता थी 3 पार्ट में बटा हुआ था। 3 पार्ट में पहला आता है प्रारंभिक हड़प्पा। प्रारंभिक हड़प्पा से पहले की संस्कृति ही आगे बढ़ते बढ़ते प्रारंभिक हड़प्पा में बदली। अब यहाँ पर यह बात कही जा रही है कि वही प्रारंभिक हड़प्पा बाद में परिपक्व हुई, जिसे हम मिड टाइम हड़प्पा सभ्यता कहते हैं। और जब हड़प्पा सभ्यता की निवासी थी, इनका रहन सहन किस तरीके से था, तो यहाँ पर बताया गया है कि किस तरीके से वो पेड़ पौधों से बने जो प्रोडक्ट होते थे, उत्पाद होते थे, उन्हें खाते थे, पीते थे, अपने डेली यूज में लेते थे। जो जानवर रहा करते थे उनका भी यूज वो खाने के लिए करते थे, जैसे कि एग्जाम्पल लिया गया है मछली। मछली को भी वो अपने भोजन के लिए, खाने के लिए यूज करते थे। जले अनाज के दानों तथा बीजों की खोज से पुरातत्वविद आहार संबंधी आदतों के विषय में जानकारी प्राप्त करने में सफल हो पाए हैं। इनका अध्ययन पूरा वनस्पतिज्ञ करते हैं, जो प्राचीन वनस्पति के अध्ययन के विशेषज्ञ होते हैं। अब यहाँ पर हमने बात किया कि जो
जले हुए अनाज हैं, मिले हुए हैं, उनका प्रयोग भी वो लोग करते हैं। कुछ अवशेष बचे हुए हैं जले हुए अनाज के, कुछ बीज मिले हुए हैं और इनकी खोज पुरातत्वविद करते हैं। पुरातत्वविद वो जो वनस्पति से रिलेटेड है, जो पेड़ पौधों के बारे में, बीजों के बारे में अच्छे से जानते हैं, उन्होंने ही उसका अध्ययन किया, स्टडी किया और फिर उसके बाद ये रिजल्ट दिया कि ये हड़प्पा सभ्यता या हड़प्पा के टाइम का है। हड़प्पा स्थलों से मिले अनाज के दानों में गेहूं, जौ, दाल, सफेद चना, तिल शामिल है। तो इतनी चीजें हैं जो हड़प्पा से मिली हुई हैं। गेहूं मिल गए, जौ मिल गए, दाल मिल गए, सफेद चना मिला, तिल मिला। बाजरे के दाने गुजरात के स्थलों से प्राप्त हुए हैं। कहां से? गुजरात के स्थलों से। और चावल के दाने अपेक्षाकृत कम पाए गए हैं। यहां पर अब एक और चीज ये ध्यान रखिए आप कि हड़प्पा सभ्यता में खाने पीने के लिए क्या क्या चीजें हैं जो मिली हुई हैं, क्या अनाज के तौर पर यूज किया जाता है, यह आप अपने एग्जाम के हिसाब से ध्यान रखें क्योंकि स्टेटमेंट के तौर पर आपसे पूछा जा सकता है। अब इसके साथ ही यहाँ पर इस मैप को देखना, ये मैप किससे रिलेटेड है? आरंभिक हड़प्पाई संस्कृति से रिलेटेड है, जिसमें ये काले बिंदु देख रहे हैं, ये क्षेत्रों को दिखाया गया है। इसके साथ ही कुछ नाम बता दिए गए, जैसे कि आमरीनाल ये वाले हिस्से में है, कोटडीजी यहाँ पे है, दम्ब सादात यहाँ पे है, सिसवल यहाँ पे है। तो ये शुरुआत में हड़प्पाई संस्कृति के बारे में जो पता चला था उनका नाम बताया गया है आपको। हड़प्पा स्थलों से मिली जानवरों की हड्डियों में मवेशियों, भेड़, बकरी, भैंस, सुअर की हड्डियां शामिल है। तो यहाँ पर जो जानवरों की हड्डियां मिली हैं उनके बारे में बताया। तो ध्यान रखना, गाय, भेड़, बकरी, भैंस और सुअर, पूरा प्राणी विज्ञानियों अथवा जीव पुरातत्वविदों द्वारा किए गए अध्ययनों से संकेत मिलता है कि ये सभी जानवर पालतू थे। तो ये समझ में आया कि ये पालतू थे। जंगली प्रजातियों जैसे कि बराज, जिसे सुअर भी बोलते हैं, हिरण तथा घड़ियाल की हड्डियां भी मिली हैं। हम यह नहीं जान पाए हैं कि हड़प्पा निवासी स्वयं इन जानवरों का शिकार करते थे अथवा अन्य आखेटक समुदाय से इनका मांस प्राप्त करते थे। मछली तथा पक्षियों की हड्डियां भी मिली हैं। तो किन किन चीजों की हड्डियां मिली हैं ये आप जाने रहें, स्टेटमेंट के तौर पर पूछा जा सकता है, थोड़ा सा ध्यान रखें। कृषि प्रौद्योगिकी, हालांकि अनाज के दानों से कृषि के संकेत मिलते हैं, पर वास्तविक कृषि विधियों के विषय में स्पष्ट जानकारी मिलना कठिन है। यहाँ पर 2500 साल पहले किस तरीके से हड़प्पा संस्कृति में खेती करते थे, कौन सी विधि अपनाते थे, इतनी आसानी से कैसे पता चल जाएगा? ये पता चल रहा है उन बीजों से कि ये फसल उगाते रहे होंगे। क्या जुते हुए खेतों में बीजों का छिड़काव किया जाता था? मोहरों पर किए गए रेखांकन तथा मृण मूर्तियां यह इंगित करती हैं कि वृषभ के विषय में जानकारी थी। इस आधार पर पुरातत्वविद यह मानते हैं कि खेत जोतने के लिए बैलों का प्रयोग होता था। तो यहाँ पर कुछ जैसे कि मोहर मिले हुए हैं, कुछ इमेज हैं जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड मिले हुए हैं, तो उसमें से ये समझ में आता है कि कहीं ना कहीं ये लोग खेती तो करते थे और खेतों की जुताई भी करते थे। किस तरीके से करते थे, कौन सी विधि अपनाते थे, ये नहीं समझ में आता है। साथ ही चोलिस्तान के कई स्थलों और बनावली जो कि हरियाणा में है से मिट्टी से बने हल्के प्रतिरूप मिले हुए हैं। चोलिस्तान और बनावली जो कि हरियाणा में है, यहाँ पर खिलौने मिले हैं हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड, जिसमें हल मिले हुए हैं। बच्चों के जो खिलौने हैं तो उसमें हल भी है। अब आप ये तो समझ पा ही रहे हैं कि खिलौने में जो बच्चे खिलौने रखते हैं वो ज्यादातर से वही होते हैं जो बड़े सामान को यूज करते हैं। जैसे कि आजकल के जो बच्चे हैं ट्रैक्टर, गाड़ी, बाइक, ये सब चीजें देखते हैं चलाते हुए, छोटे छोटे खिलौने होते हैं। तो ये कहाँ से आए हैं? हम बड़े क्योंकि उनका यूज करते हैं इसलिए उनको छोटे खिलौने में वैसा दिया जाता है, वैसे उस टाइम पर भी रहा होगा। तो अनुमान लगाया जा रहा है कि अगर खिलौने में हल है मतलब रियलिटी में उस टाइम पर हल का यूज किया जाता रहा होगा जुताई करने के लिए। इसके अतिरिक्त पुरातत्वविदों को कालीबंगन जो कि राजस्थान में है, इस नामक स्थान पर जुते हुए खेत का साक्ष्य मिला है। अब यहाँ पर देख रहे हैं कि राजस्थान में कालीबंगा है। कालीबंगा में जुते हुए खेत मिले हुए हैं जो हड़प्पा संस्कृति से रिलेटेड कुछ चीजों को यहाँ पर पुख्ता करता है, साबित करता है, जो आरंभिक हड़प्पा स्तरों से संबद्ध है।
इस खेत में हल रेखाओं के दो समूह एक दूसरे को समकोण पर काटते हुए विद्यमान थे, जो दर्शाते हैं कि एक साथ दो अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। पुरातत्वविदों ने फसलों की कटाई के लिए प्रयुक्त औजारों को पहचानने का प्रयास भी किया है। क्या हड़प्पा सभ्यता के लोग लकड़ी के हत्थों में बिठाए गए पत्थर के फलकों का प्रयोग करते थे या फिर वे धातु के औजारों का प्रयोग करते थे? अधिकांश हड़प्पा स्थल अर्धशुष्क क्षेत्रों में स्थित हैं, जहां संभवतः कृषि के लिए सिंचाई की आवश्यकता पड़ती होगी। ज्यादातर से जो क्षेत्र देखे गए हड़प्पा से रिलेटेड, वो सूखे वाले क्षेत्रों में है। तो कह रहे हैं कि अगर यहाँ पर नदियां नहीं है या सूखे वाले एरिया हैं, तो यहाँ पर कहीं ना कहीं सिंचाई के लिए पानी कहाँ से लाते थे? तो सिंचाई के लिए जाहिर सी बात है कुछ ऐसी व्यवस्था रही होगी जिससे पानी पौधों को, फसलों को पहुंचाया जा सके। अफगानिस्तान में शोरतगुई नामक हड़प्पा स्थल से नहरों के कुछ अवशेष मिले हैं। तो ये आपको यहाँ पर एग्जाम्पल के लिए याद रखना है, हड़प अफगानिस्तान में शोरतगुई नामक स्थल से। और यहाँ पर हमने देखा कि कालीबंगा से क्या मिला? जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले हैं। ये आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। चोलिस्तान और बनावाली हरियाणा से हल मिले हुए हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। अफगानिस्तान के शोरतगुई नामक स्थल से क्या मिला हुआ है? नहर के अवशेष मिले, परंतु पंजाब और सिंध में नहीं मिले हैं। ऐसा संभव है कि प्राचीन नहरें बहुत पहले ही गाद से भर गई थी। ऐसा भी हो सकता है कि कुओं से प्राप्त पानी का प्रयोग सिंचाई के लिए किया जाता हो। तो ये भी कहा जा रहा है कि नहरों के अलावा हो सकता है कि कुओं से भी सिंचाई किए जा रहे हों। इसके अतिरिक्त धौलावीरा, जो कि गुजरात में है, मिले जलाशयों का प्रयोग संभवतः कृषि के लिए जल संचयन हेतु किया जाता था। तो ये भी याद रखना है। धौलावीरा कहाँ है? गुजरात में है। और यहाँ पर पानी के संचयन के लिए बड़े बड़े जलाशय मिले हुए हैं। तो कह रहे हैं कि हो सकता है कि इन जलाशयों का उपयोग कृषि के लिए किए हों, एग्रीकल्चर के लिए। ये इंपॉर्टेंट है, ये याद रखना। यहाँ पर इमेज है, ये इमेज पक्की मिट्टी से बना वृषभ, ये देखिए, ये वृषभ है। और ये हैं, ये जो औजार हैं, धातु के औजार हैं, इस तरीके से जरूर खेती में यूज करते रहे होंगे। पूरा वस्तुओं की पहचान कैसे की जाती है? भोजन तैयार करने की प्रक्रिया में अनाज पीसने की यंत्र तथा उन्हें आपस में मिलाने, मिश्रण करने और पकाने के लिए बर्तनों की आवश्यकता थी। इन सभी को पत्थर, धातु तथा मिट्टी से बनाया जाता था। तो ये बता रहे हैं खाना पीना बनाने के लिए बर्तन वर्तन तो चाहिए ही रही होगा। तो कभी मिट्टी से, कभी पत्थर से, कभी किसी धातु से बने हुए होते थे। यहाँ एक महत्वपूर्ण हड़प्पा स्थल मोहनजोदड़ो में हुए उत्खनन पर सबसे आरंभिक रिपोर्ट में से एक में से कुछ उद्धरण दिए जा रहे हैं। अवतल चक्कियां बड़ी संख्या में मिली हैं। अवतल चक्की है जिसमें आटा पीसा जा सके, और ऐसा प्रतीत होता है कि अनाज पीसने के लिए प्रयुक्त ये एकमात्र साधन थी। साधारणतः ये चक्कियां स्थूलतः कठोर कंकरीले, अग्नीज तथा बलुआ पत्थर से निर्मित थी। आमतौर पर इनसे अत्यधिक प्रयोग के संकेत मिलते हैं। चूंकि इन चक्कियों के तल सामान्यतः उत्तल हैं, निश्चित रूप से इन्हें जमीन में अथवा मिट्टी में जमा कर रखा जाता होगा, जिससे इन्हें हिलने से रोका जा सके। जैसे कि आज भी आपने गांव में देखा होगा, कई घरों में चक्कियां मिलती हैं जिसमें अनाज पीसा जाता है। तो वैसे ही उस टाइम पर भी रही होगी, और कुछ मिला भी हुआ है। वो संकेत मिलते हैं, देते हैं कि लगता है अनाज पीसने के लिए यही चीजें थी। दो मुख्य प्रकार की चक्कियां मिली हैं। एक वे हैं जिन पर एक दूसरा छोटा पत्थर आगे पीछे चलाया जाता था, जिससे निचला पत्थर खोखला हो गया था, तथा दूसरी वे जिनका प्रयोग संभवतः केवल सालन या तरी बनाने के लिए, जड़ी बूटियों तथा मसालों को कूटने के लिए किया जाता था। इन दूसरे प्रकार के पत्थरों को हमारे श्रमिक द्वारा सालन पत्थर का नाम दिया गया है, तथा हमारे बावर्ची ने एक यही पत्थर रसोई में प्रयोग के लिए संग्रहालय से उधार मांगा है। तो जैसे कि आप देखते होंगे, जड़ी बूटी कूटने के लिए एक नीचे का पत्थर होता है और एक पतला सा हत्थे टाइप का है जिसमें जड़ी बूटियां कूटी जाती हैं। एक उस टाइप को, उसे चक्की बोला जा रहा, और एक है कि समतल समतल टाइप के दो पत्थर होते हैं जिनमें कुछ छेद होते हैं, लकड़ी लगा करके और चक्की घुमाई जाती है। वैसे ही चक्की मिली हुई है, जिसे कह रहे हैं कि ये अनाज पीसने के लिए जरूर इसका यूज किया जाता रहा होगा। धौलावीरा से मिला जलाशय, इसके राजगिरी कार्य पर ध्यान दीजिए। तो देखो,
ये जलाशय हैं, यहाँ पर पानी भरने का काम बड़े लेवल पे किया गया था। तो इसी से पता चलता है कि जरूर इसका काम खेती किसानी के लिए किया जाता रहा होगा। हड़प्पा संस्कृति के योजनाबद्ध शहर। अब इन शहर के बारे में पढ़ते हैं कि किस टाइप से शहर थे। संभवतः हड़प्पा सभ्यता का सबसे अनूठा पहलू शहरी केंद्रों का विकास था। आइए ऐसे ये केंद्र मोहनजोदड़ो को और सूक्ष्मता से देखते हैं। हालांकि मोहनजोदड़ो सबसे प्रसिद्ध पूरा स्थल है, सबसे पहले खोजा गया स्थल हड़प्पा था। सबसे पहले हड़प्पा स्थल को खोजा गया और उसके बाद मोहनजोदड़ो को। लेकिन मोहनजोदड़ो से सब बहुत सारी चीजें मिली हुई है, इसलिए वो भी काफी फेमस है। यहाँ पर से एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। बस्ती 2 भागों में विभाजित है। हड़प्पा स्थल की बात की जा रही है कि ये 2 पार्ट में बटा हुआ है। एक छोटा लेकिन ऊंचाई पर बनाया गया है। तो मान लेते हैं ये वाला जो हिस्सा है ये छोटा है और ये वाला हिस्सा बड़ा है। तो ये वाला हिस्सा ऊंचाई पे बना हुआ है और दूसरा कहीं अधिक बड़ा लेकिन नीचे बना हुआ है और ये नीचे की तरफ बना हुआ है। नीचे के मतलब है कि ऊंचाई, नीचे के मतलब कि ये थोड़ी सी ऊंचे पे है और नीचे के मतलब ये नीचे। ठीक है। पुरातत्वविदों ने इन्हें क्रम से दुर्ग और निचला शहर का नाम दिया है। दुर्ग का मतलब जो ऊंचा शहर है छोटा सा, और जो निचला वाला शहर है इसे निचला शहर और इसे दुर्ग का नाम दिया गया। दुर्ग की ऊंचाई का कारण यह था कि यहाँ की संरचना कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बनी थी। ये ध्यान रखें, ये कच्ची ईंटों के चबूतरे पर बने हुए हैं, इसलिए ये ऊंचा है। दुर्ग को दीवार से घेरा गया था, जिसका अर्थ है कि इसे निचले शहर से अलग किया गया था। तो इसके चारों ओर ईंटों से दीवार से घेरा गया। दूसरी चीज है कि इसे कच्ची ईंटों में ऊपर बनाया गया था, इस वजह से ये ऊंचा था। निचला शहर भी दीवार से घेरा गया था। इसके अतिरिक्त कई भवनों को ऊंचे चबूतरे पर बनाया गया था जो नींव का कार्य करते थे। अनुमान लगाया गया है कि यदि एक श्रमिक प्रतिदिन 1 घनी मीटर मिट्टी ढोता होगा तो मात्र आधारों को बनाने के लिए 40 लाख श्रम दिवसों अर्थात बहुत बड़े पैमाने पर श्रम की आवश्यकता पड़ी होगी। अब उतने बड़े चबूतरे में दुर्ग को खड़ा करने के लिए कई सारे श्रमिक लगे होंगे, तो वही बात यहाँ पर कही जा रही है। अब इसके आगे देखते हैं। अब कुछ और देखिए, एक बार चबूतरों के यथास्थान बनने के बाद शहर का सारा भवन निर्माण कार्य चबूतरों पर एक निश्चित क्षेत्र तक सीमित था। मतलब ये है कि सबसे पहले दुर्ग का निर्माण करने से पहले चबूतरे बनाए गए और चबूतरा कोई छोटा सा नहीं था, किसी एक घर के हिसाब से नहीं था। पूरे दुर्ग को तैयार करने के लिए जितना बड़ा चबूतरा चाहिए एक बार निश्चित कर दिया गया और फिर उस चबूतरे को बनाने के बाद उस पर ही घर बनाया गया, चाहे वो 10 घर हो, 20 घर हो, 50 घर हो, और उसके बाद फिर उसे बंद किया गया चारों तरफ से। इसलिए ऐसा प्रतीत होता है कि पहले बस्ती का नियोजन किया जाता था, मतलब किया गया था, और फिर उसके अनुसार कार्यान्वयन। नियोजन के अन्य लक्षणों में ईंट शामिल है, जो भले ही धूप में सुखाकर अथवा भट्टी में पकाकर बनाई गई हो, एक निश्चित अनुपात की होती थी, जहां लंबाई और चौड़ाई ऊंचाई क्रम से 4 गुनी और 2 गुनी होती थी। इस प्रकार की ईंटें सभी हड़प्पा बस्तियों में प्रयोग में लाई गई हैं। यहाँ पर ईंटें कैसी होती थी ये भी आपको पता हो, ठीक है। तो यहाँ पर हड़प्पा के बारे में शॉर्ट में आपको याद हो कि दुर्ग होता था, एक छोटा एक बड़ा, ये ऊंचा ये नीचा। ये वाला जो ऊंचा है वो क्यों है? क्योंकि दुर्ग बनने से पहले इस पर ईंटों से पूरा इसका निचला वाला हिस्सा तैयार किया गया और ऐसा तैयार किया गया कि इस पर पूरा एक गांव जैसा कुछ बसाया जा सके, उसी तरीके से दुर्ग को बसाया जा सके। इसमें कई सारी बिल्डिंगें होती थी। तो ये सारी चीजें देखकर ये कहा जा रहा है कि इस दुर्ग को तैयार करने से पहले और इसके निचले वाले हिस्से को तैयार करने से पहले सब कुछ प्लानिंग किया गया और प्लानिंग के बाद बनाया गया, क्योंकि एक बार जो चीजें बन गई तो उसके बाद उसे डिस्टर्ब नहीं किया गया है। उसमें सही जगह पे नाली है, सही जगह पर घर बना हुआ है, डिजाइन वैसे दी गई हैं, उतनी दूरियां रखी गई हैं, रास्ता कहाँ पे होगा, कहाँ पे पानी का निकासी होगा, कहाँ पे द्वार होगा, सब कुछ बहुत परफेक्शन पे है, मतलब परफेक्ट है बिल्कुल। तो यही कह रहे हैं कि ये सब कुछ पहले से प्लान करके फिर बनाया गया है। नालों का निर्माण हड़प्पा शहरों की सबसे अनूठी विशिष्टताओं में से एक ध्यानपूर्वक नियोजित जल निकास प्रणाली थी। हड़प्पा की जल निकास प्रणाली बहुत अच्छी थी।
ये आप जरूर ध्यान रखें। ये आप एग्जाम्पल में आज के टाइम के लिए भी बता सकते हैं। यदि आप निचले शहर के नक्शे को देखें तो आप यह जान पाएंगे कि सड़कों तथा गलियों को लगभग एक ग्रिड पद्धति में बनाया गया है और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी। ऐसा प्रतीत होता है कि पहले नालियों के साथ गलियों को बनाया गया था। मतलब नाली भी बनाया गया और गली बनाया गया, ये सब कुछ प्लानिंग के साथ बनाया गया था। ऐसा नहीं है आज के टाइम की जैसा सड़क पहले बना दिए, बीच में याद आता है कि अच्छा यहाँ पर पाइप लगानी है तो सड़क तोड़ते हैं। उस टाइम पर ऐसा नहीं था, सब पहले से प्लानिंग, कहाँ पे नाली होगी, कहाँ पर पाइप लगाया जाएगा, कहाँ पर पानी एक तरफ से दूसरे तरफ जाएगा, बड़े नाले में कैसे जाएगा, सब कुछ। फिर उनके अगल बगल आवासों का निर्माण किया गया था। यदि घरों के गंदे पानी को गलियों की नालियों से जोड़ना था तो प्रत्येक घर की कम से कम एक दीवार का गली से सटा होना आवश्यक था। तो जैसे कि रास्ता है और रास्ते के बगल से घर बनना शुरू हुआ, तो जैसे कि यहाँ नालियां बनी हुई है तो हर घर का गंदा पानी इन नालियों में आ सके, इसलिए हर घर इस तरीके से जुटा हुआ था उसका दीवार नालियों के साथ, और फिर उससे कनेक्ट होकर के नालियों में से पानी जाता था। ये नाली है और इसमें घुसने के लिए किस तरीके से ये इसका रास्ता बना हुआ है ये भी दिखाया गया है यहाँ पे। दुर्ग, हालांकि अधिकांश हड़प्पा बस्तियों में एक छोटा ऊंचा पश्चिमी तथा एक बड़ा लेकिन निचला पूर्वी भाग है। इस नियोजन में विविधताएं भी हैं। धौलावीरा तथा लोथल जैसे स्थलों पर पूरी बस्ती किलेबंद थी तथा शहर के कई हिस्से भी दीवारों से घेर कर अलग किए गए थे। लोथल में दुर्ग दीवार से घिरा तो नहीं था पर कुछ ऊंचाई पर बनाया गया था। तो ये भी आपको याद रखना है थोड़ा सा आपके अपने एग्जाम के लिए। यहाँ पर ये कहा गया है कि जैसे कि जो ऊंचा वाला हिस्सा था जहां पर दुर्ग था उसे पश्चिमी हिस्सा बोला जाता है, यह पश्चिमी भाग, और जो निचला वाला हिस्सा था उसे पूर्वी भाग भी बोला जाता है हड़प्पा स्थल में। तो ये आपको ध्यान रखना है। धौलावीरा और लोथल जो कि गुजरात में है, यहाँ पर जो वो मिली हुई है, बस्ती मिली हुई है, ये पूरी किलेबंद थी और शहर के कई हिस्से में जो घर थे वो भी बंद थे, वो भी घिरे हुए थे दीवार से, ये भी बताया गया। लोथल में जो मिले हुए हैं वो दीवार से नहीं घिरे हुए हैं लेकिन वो ऊंचे पे बना हुआ है, ये दिखाया गया है। गृह स्थापत्य, मोहनजोदड़ो का निचला शहर आवासीय भवनों के उदाहरण प्रस्तुत करता है। मोहनजोदड़ो में जो निचला वाला शहर है वहां पर रहने लायक जो घर है उनके एग्जाम्पल को यहाँ पर दिखाया गया है। इनमें से कई एक आंगन पर केंद्रित थे जिसके चारों ओर कमरे बने थे। आज भी आप देखेंगे कि बीच में आंगन है, चारों तरफ कमरे बने होते हैं। संभवतः आंगन खाना पकाने और कताई करने जैसी गतिविधियों का केंद्र था, खासतौर से गर्म और शुष्क मौसम में। यहाँ का एक अन्य रोचक पहलू लोगों द्वारा अपनी एकांतता को दिया जाने वाला महत्व था। भूमि तल पर बनी दीवारों में खिड़कियां नहीं है, मतलब ये है कि जो पहले वाला फ्लोर है, ग्राउंड फ्लोर है, उस ग्राउंड फ्लोर में आंगन है, आंगन के चारों तरफ घर है, तो उनमें खिड़कियां नहीं है, जो दीवारें हैं। इसके अतिरिक्त मुख्य द्वार से आंतरिक भाग तथा आंगन का सीधा अवलोकन नहीं होता था। मतलब जहां पर से एंट्री होती थी घर के अंदर, तो ऐसा नहीं कि डायरेक्ट आंगन दिखने लग जाए, ऐसा नहीं था। हर घर का ईंटों के फर्श से बना अपना एक स्नानागार होता था, नहाने के लिए होता था एक बाथरूम जो ईंटों से बना होता था, जिसकी नालियां दीवार के माध्यम से सड़क की नालियों से जुड़ी हुई थी। कुछ शहरों में दूसरे तल या छत पर जाने हेतु बनाई गई सीढ़ियों के अवशेष मिले हैं। तो ये कहा गया कि हर घर में बाथरूम होता था, ईंटों से बना होता था। और ये भी देखा गया कि कुछ जगह जो घर बने हुए हैं 2 मंजिले बने हैं, तो वहां पर भी पाइप मिले हुए हैं जो ईंटों के बने हुए हैं। कई आवासों में कुएं थे जो अधिकांशतः एक ऐसे कक्ष में बनाए गए थे जिसमें बाहर से आया जा सकता था, जिनका प्रयोग संभवतः राहगीरों द्वारा किया जाता था। तो कुछ घरों में कुएं भी थे और ऐसे जगह पे बनाया गया था कि बाहर जो आते जाते हैं उनको प्यास लगती है वो अपने से निकाल के पानी पी सकें। विद्वानों ने अनुमान लगाया कि मोहनजोदड़ो में कुओं की कुल संख्या लगभग 700 के आसपास थी। अब तक खोजी गई प्राचीनतम प्रणाली, नालियों के विषय में मैक लिखते हैं, निश्चित रूप से यह अब तक खोजी गई सर्वथा संपूर्ण प्राचीन प्रणाली है। हर आवास गली की नालियों से जोड़ा गया था, हर घर नालियों से जुड़ा हुआ था। मुख्य नाले गारे में जमाई गई ईंटों से बने थे। मुख्य नाले जो बड़ा नाला था, इन्हें ऐसी ईंटों से ढका गया था जिन्हें सफाई के लिए हटाया जा सके।
कुछ स्थानों पर ढकने के लिए चूना पत्थर की पट्टिका का प्रयोग किया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। कैसे नाले बने थे, नाले कैसे ढके गए थे, क्या प्रोसेस था, सफाई कैसे होती थी, सारे सवालों के जवाब यहाँ पर रहेंगे। घरों की नालियां पहले एक हौदी या मलकुंड में खाली होती थी, जिसमें ठोस पदार्थ जमा हो जाता था और गंदा पानी गली की नालियों में बह जाता था। बहुत लंबे नाले में कुछ अंतरालों पर सफाई के लिए हौदियां बनाई गई थी, सफाई की व्यवस्था थी। यह पुरातत्व का एक अजूबा ही है कि मलबे, मुख्यतः रेत के छोटे छोटे ढेर, सामान्यतः निकासी के नालों के अगल बगल पड़े मिले हैं, जो दर्शाते हैं कि नालों की सफाई के बाद कचरे को हमेशा हटाया नहीं जाता था। मतलब ये है कि घर से जो गंदा पानी निकला, उसके पहले कुछ ऐसे जगह बने हुए थे जिसमें पानी इकट्ठा होता था, जिसमें कूड़ा करकट, जैसे पानी मिल गया है तो वो उसमें इकट्ठा होता था, उसके कूड़ा करकट को हटा करके फिर उसे मेन नाले से मिला दिया जाता था। अब यहाँ पर देखा गया कि कुछ चीजें, जैसे कि पानी जा रहा है तो कुछ रेत भी जाएगा, उन रेतों को निकाला गया, तो कई बार वो वहीं पर पड़े हुए मिले हुए हैं। तो ये कह रहा है जरूरी नहीं था कि तुरंत हटा दिया जाए, कई बार पड़े हुए भी मिलते थे। जल निकास प्रणालियां केवल बड़े शहरों तक ही सीमित नहीं थी, बल्कि ये कई छोटी बस्तियों में भी मिली थी। उदाहरण के लिए लोथल में आवासों के निर्माण के लिए जहां कच्ची ईंटों का प्रयोग हुआ था, वहीं नालियां पक्की ईंटों से बनाई गई थी। तो देख रहे हैं, घर भले ही कच्ची ईंटों के बने हुए हैं, लेकिन नालियां पक्की ईंटों की बनाई गई हैं। और ये है, देखिए, ये घर का नक्शा बनाया गया है, कहाँ पर पक्की मिट्टी मिली हुई है, कैसे घर बना था, ये दिखाया गया है यहाँ। और ये दुर्ग है। दुर्ग में देखिए, ये पूरा स्थल नंबर दे दिया गया है, कहाँ पर आंगन है, कहाँ स्कूल है, मार्शल द्वारा खोदी गई जो जगह मिली हुई हैं, व्हीलर द्वारा खोदी गई जगह, माल गोदाम, सीढ़ियां, ये सब कुछ इसमें दिखाया गया है। बात करें दुर्ग की, तो दुर्ग पर हमें ऐसी संरचनाओं के साक्ष्य मिलते हैं जिनका प्रयोग संभवतः विशिष्ट सार्वजनिक प्रयोजन के लिए किया जाता था। अब वो संरचना क्या है, वो स्ट्रक्चर क्या है जो सबके लिए था। इनमें एक माल गोदाम एक ऐसी विशाल संरचना है जिसके ईंटों से बने केवल निचले हिस्से शेष हैं, जबकि ऊपरी हिस्से जो संभवतः लकड़ी से बने थे बहुत पहले ही नष्ट हो गए थे, और विशाल स्नानागार सम्मिलित है। तो यहाँ पर एक ऐसी संरचना जिसका निचले वाला हिस्सा तो बचा है, लेकिन बाकी हिस्सा गायब हो चुका है, जो लकड़ी उकड़ी के रहा होगा। क्या है वो, क्या चीज है? एक माल गोदाम और दूसरा है स्नानागार। स्नान, यहाँ पर सार्वजनिक चीजों की बात की जा रही है, जहां पर जिसका उपयोग सब लोग कर रहे हैं। विशाल स्नानागार आंगन में बना एक आयताकार जलाशय है जो चारों ओर से एक गलियारे से घिरा हुआ है। इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के लिए। जलाशय के तल तक जाने के लिए इसके उत्तरी और दक्षिणी भाग में 2 सीढ़ियां बनी थी। जलाशय के किनारों पर ईंटों को जमाकर तथा जिप्सम के गारे के प्रयोग से इसे जलबद्ध किया गया था। इसके तीनों ओर कक्ष बने हुए थे, जिनमें से एक में एक बड़ा कुआं था। जलाशय से पानी एक बड़े नाले में बह जाता था। तो जो जलाशय था, पानी भरा हुआ था, चारों तरफ इस तरीके से तैयार किया गया था कि रूम भी रहे, यहाँ कपड़े बदले जा सके, और पानी निकलने की भी व्यवस्था थी नाली का। एक कमरे में कुआं था। इसके उत्तर में एक गली के दूसरी ओर एक अपेक्षाकृत छोटी संरचना थी, जिसमें 8 स्नानागार बनाए गए थे। एक गलियारे के दोनों ओर 4-4 स्नानागार बने थे। इधर भी स्नानागार, इधर भी स्नानागार, ये बीच में पानी भरा हुआ। तो यहाँ पर रूम है, ठीक है, ये छोटे छोटे रूम जहां पर आप नहाए, कपड़े बदले, इसके लिए ये पानी भरा हुआ। प्रत्येक स्नानागार से नालियां गलियारे के साथ साथ बने एक नाले में मिलती थी। बगल से एक नाला हुआ करता था, इन नालों में आके मिल जाता था। इस संरचना का अनोखापन तथा दुर्ग क्षेत्र में कई विशिष्ट संरचनाओं के साथ इनके मिलने से इस बात का स्पष्ट संकेत मिलता है कि इसका प्रयोग किसी प्रकार के विशेष अनुष्ठानिक स्नान के लिए किया जाता था। इतना बड़ा जलाशय है, नहाने की ऐसी व्यवस्था, फिर पानी निकलने की ऐसी व्यवस्था, तो जरूर कोई बड़ा चीज होता रहा होगा, अनुष्ठान मतलब कि पूजा पाठ वाला काम करने के लिए, तो वो ऐसी जगह रहा होगा। इसी वजह से यहाँ पर सब लोग आकर के रहते होंगे और इसे सार्वजनिक कहा जा रहा है।
सामाजिक भिन्नताओं का अवलोकन। अब समाज में किस तरीके से भिन्नता थी, ये भी हमें कुछ चीजों से पता चली है। शवाधान, सबसे पहले जहां पर शव को रखा जाता है किस तरीके से था। अब हम इस टॉपिक पर देखते हैं। पुरातत्वविद यह जानने के लिए कि क्या किसी संस्कृति विशेष में रहने वाले लोगों के बीच सामाजिक आर्थिक भिन्नताएं थी, देख रहे हैं कि क्या डिफरेंस था। सामान्यतः कई विधियों का प्रयोग करते हैं। इन्हें विधियों में से एक शवाधान का अध्ययन है। आप संभवतः मिस्र के विशाल पिरामिडों, जिनमें से कुछ हड़प्पा सभ्यता के समकालीन थे, से परिचित हैं। इनमें से कई पिरामिड राजकीय शवाधान थे, जहां बहुत बड़ी मात्रा में धन संपत्ति दफनाई गई थी। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो देख रहे हैं कि समाज में इकोनॉमिकली एंड सोशली कहीं डिफरेंस था या नहीं था। ये सब लोग समान थे उस टाइम पर। तो उनकी आदतों, रहन सहन, किस तरीके से जो मुर्दे थे उन मुर्दों को किस तरीके से दफनाया जाता था, जलाया जाता था, क्या किया जाता था, ये सब चीजें पता करने के बाद इनको ये पता चला कि क्या समाज में स्थिति थी और इकोनॉमिक रूप से डिफरेंस था या नहीं था। यहाँ पर एग्जाम्पल लिया गया है कि मिस्र में एक बड़े बड़े पिरामिड मिले हुए हैं। वो पिरामिड किन के हैं? जो हड़प्पा के टाइम पर, हड़प्पा के समकालीन उस टाइम पर जो सभ्यता थी, तो वो जो सभ्यता थी उसमें से जो राजकीय समाधान थे, मतलब राजा रजवाड़े थे, वो उनका समाधान है। उनसे रिलेटेड जितने भी धन संपत्ति थी उसमें गाड़ दिया गया था। तो कह रहे हैं कि कहीं ऐसा इंडिया में भी तो नहीं था, हड़प्पा सभ्यता में भी तो नहीं था। हड़प्पा स्थलों से मिले समाधानों में आमतौर पर मृतकों को गर्तों में दफनाया गया था। किसमें? गर्तों में। ध्यान रखें, कभी कभी शवाधान गर्त की बनावट एक दूसरे से भिन्न होती थी। कुछ स्थानों पर गर्त की सतहों पर ईंटों की चिनाई की गई थी। क्या वे विविधताएं सामाजिक भिन्नताओं की ओर संकेत करती हैं? कहना कठिन है। जो समाधान मिले हुए हैं, तो पहले तो कुछ जगह पर मिट्टी पे ऐसे ही समाधान मिले, कुछ जगह ईंटों से पहले उसे नीचे की तरफ बनाया गया, फिर उसके बाद उसमें शव को रखा गया। तो कह रहे हैं क्या ये देखकर हम ये कह सकते हैं कि ये सामाजिक भिन्नता की वजह से है? तो आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि ये देख करके हम ये नहीं कह सकते हैं कि ये डिफरेंस की वजह से है। कुछ कब्रों में मृदभांड तथा आभूषण मिले हुए हैं, जो संभवतः एक ऐसी मान्यता की ओर संकेत करते हैं जिसके अनुसार इन वस्तुओं का मृत्युपरांत प्रयोग किया जा सकता था। अब कुछ जो समाधान मिले हैं, कैसे समाधान, जहां पर मुर्दों को गाड़ा गया, कि कुछ मृदभांड हैं जैसे कि, और कुछ आभूषण मिले हैं। तो कहा जा रहा है कि लोगों को जरूर उस टाइम पर ये मानना रहा होगा कि मरने के बाद भी जहां पर ये दोबारा जिंदा होंगे या मरने के बाद जो जिंदगी मिलती है उसमें इन चीजों की जरूरत होगी। तो यही सोच करके उनके साथ, मरने वाले आदमी के साथ औरत के साथ रख देते थे। पुरुषों और महिलाओं दोनों के समाधानों से आभूषण मिले हुए हैं। ये भी ध्यान रखें, दोनों के आभूषण, पुरुष और महिला दोनों के समाधानों से मिले हैं। 1980 के दशक के मध्य में हड़प्पा के कब्रिस्तान में हुए उत्खनन में से एक पुरुष की खोपड़ी के समीप शंख के 3 छल्लों, जैस्पर जो कि एक प्रकार का उपरत्न है, के मन के तथा सैकड़ों की संख्या में सूक्ष्म मनकों से बना एक आभूषण मिला है। कहीं कहीं पर मृतकों को तांबे के दर्पणों के साथ दफनाया गया था, परंतु कुल मिलाकर ऐसा लगता है कि हड़प्पा सभ्यता के निवासियों का मृतकों के साथ बहुमूल्य वस्तुएं दफनाने में विश्वास नहीं था। तो ये कहा जा रहा है कि समाधान में कई सारी वस्तुएं तो मिली हुई हैं, पुरुष स्त्रियों के हिसाब से भी मिले हुए हैं, और अलग अलग जगह अलग अलग चीजें मिली हुई हैं, आभूषण मिले हैं, मृदभांड मिले हुए हैं, कहीं पर दोनों चीजें मिले। लेकिन एक चीज पर ध्यान दिया गया कि बहुमूल्य जैसे कि सोना, चांदी, ये सब चीजें वहां मृतकों के साथ नहीं मिले हुए हैं। तो मतलब बहुत महंगी चीजें ये लोग समाधान के साथ नहीं गाड़ते, मुर्दों के साथ नहीं गाड़ते थे। आज थोड़ा सा इंस्ट्रूमेंट में टेक्निकल खराबी आ चुकी है, इस वजह से थोड़ी दिक्कत हो सकती है, लेकिन हम फिर भी आगे क्लास लेंगे और जो भी टॉपिक है उसे समझेंगे। टॉपिक है विलासिता की वस्तुओं की खोज। सामाजिक भिन्नता को पहचानने की एक अन्य विधि है। समाज में भिन्नताएं हैं नहीं है, डिफरेंस है लोगों में या नहीं, रहन सहन में, ये देखने के लिए अब वस्तुओं को देखा गया। ऐसी पुरावस्तुओं का अध्ययन जिन्हें पुरातत्वविद मोटे तौर पर उपयोगी तथा विलास की वस्तुओं में वर्गीकृत करते हैं। पहले वर्ग में रोजमर्रा के उपयोग की वस्तुएं सम्मिलित हैं, जिन्हें पत्थर अथवा मिट्टी से जैसे सामान्य पदार्थों से आसानी से बनाया जा सकता है। इनमें चक्कियां हैं, मृदभांड हैं, सुइयां हैं, झावा है।
ये पत्थर या मिट्टी के बने थे और ये रोजमर्रा की जिंदगी में थे, सब लोग यूज करते थे। ये वस्तुएं समान रूप से बस्तियों में सभी जगह या सर्वत्र पाई गई हैं। पुरातत्वविद उन वस्तुओं को कीमती मानते हैं जो दुर्लभ हो अथवा महंगी हो, उन्हें दुर्लभ मानते हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन वस्तुओं को इंपॉर्टेंट दे रहे थे जो कीमती थे और बड़ी मुश्किल से बनाए जा सकते थे। स्थानीय स्तर पर अनुपलब्ध पदार्थों से अथवा जटिल तकनीकों से बनी हो ऐसी वस्तुओं को वो कीमती मानते थे। इस प्रकार फ्योन्स फ्योन्स क्या चीज है यहाँ पर बताया गया है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना कि हड़प्पा सभ्यता में फ्योन्स से बनी वस्तुएं, तो फ्योन्स क्या है, फ्योन्स से संबंधित है ऐसा करके स्टेटमेंट आ सकता है, ये इंपॉर्टेंट है। तो फ्योन्स घिसी हुई रेत है अथवा बालू तथा रंग और चिपचिपे पदार्थ के मिश्रण को पकाकर बनाया गया एक पदार्थ है। फ्योन्स के छोटे पात्र संभवतः कीमती माने जाते थे क्योंकि इन्हें बनाना कठिन था। स्थिति तब और जटिल हो जाती है जब हमें रोजमर्रा के प्रयोग की वस्तुएं जैसे तकलियां, जो फ्योन्स जैसे दुर्लभ वस्तुएं या पदार्थ से बनी मिलती है, क्या हम इनका वर्गीकरण उपयोगी या फिर विलास की वस्तुओं के रूप में करें? वैसे तो पुरातत्वविद आर्कियोलॉजिस्ट ये कह रहे हैं कि रोजमर्रा की जो वस्तुएं मिली हमें वो पत्थर और मिट्टी की बनी हैं और जो कीमती वस्तुएं हैं वो माना जा रहा है कि कुछ फ्योन्स नामक पदार्थ से बनाया गया है। फ्योन्स क्या है यहाँ पर बता दिया गया है आपको, लेकिन यहाँ पर जो पुरातत्वविद हैं वो इस बात को लेके परेशान हो गए कि जो तकलियां हैं जो डेली यूज होता है, हर कोई यूज करता है, वो फ्योन्स का बना हुआ है। तो यहाँ पर जो फ्योन्स है वो डेली यूज करते भी थे या नहीं करते थे, यहाँ पर इस बात को लेकर के थोड़ा सा कंफ्यूजन है। यदि हम ऐसी वस्तुओं के वितरण का अध्ययन करें तो हम पाते हैं कि महंगे पदार्थों से बनी दुर्लभ वस्तुएं सामान्यतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसी बड़ी बस्तियों में केंद्रित हैं। तो यहाँ पर कहा गया कि जो दुर्लभ है, कीमती है, फ्योन्स से बनी हुई वस्तुएं हैं वो ज्यादातर से मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे स्थान से मिले हुए हैं और बाकी जो छोटी छोटी बस्तियां हैं वहां पर बड़ी मुश्किल से मिल रहे हैं और छोटी बस्तियों में ये विरले ही मिलते हैं। उदाहरण के लिए फ्योन्स से बने लघु पात्र जो संभवतः सुगंधित द्रव्यों के पात्र के रूप में प्रयुक्त होते थे। कह रहे हैं कि एक छोटा सा बर्तन था जो फ्योन्स से बना था और ऐसा उसका रूप रंग बनाया गया था कि ऐसा लग रहा है कि उसमें जो सुगंधित पदार्थ है वो रखने के लिए उसका यूज करते थे। अधिकांशतः मोहनजोदड़ो और हड़प्पा से मिले हैं, कालीबंगन जैसी छोटी बस्तियों से बिल्कुल नहीं मिले हैं। तो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो से वो पात्र मिला हुआ है। सोना भी दुर्लभ तथा संभवतः आज की तरह कीमती था। हड़प्पा स्थलों से मिले सभी स्वर्ण भूषण संचयों से प्राप्त हुए थे। तो यहाँ पर जैसे कि सोना आज इंपॉर्टेंट है, वैसे उस टाइम पर भी इंपॉर्टेंट रहा होगा। इसी वजह से जो आभूषण है, ज्वेलरी है, वो कुछ जगह से मिले हुए हैं, कुछ ऐसी जगहों पे रखे हुए हैं जिन्हें बनाकर रखा गया है, छिपा के रखा गया है। संचय शब्द लोगों द्वारा सावधानी पूर्वक अधिकांशतः पात्रों जैसे कि घड़े में रखी गई वस्तुओं के लिए प्रयुक्त किया जाता है। जैसे कि देखे होंगे कि घड़े में सोना चांदी घुसेड़ करके जमीन में गाड़ दिया जाता था या दीवारों में गाड़ दिया जाता था, ऐसी चीजें आज भी मिल जाती हैं। तो हड़प्पा के टाइम पर भी ऐसी की गई थी, उसे यहाँ पर संचय कहा गया है कि घड़े में दबा करके छिपा के रखा गया। ऐसे संचय आभूषणों के हो सकते थे अथवा धातु कर्मियों द्वारा पुनः प्रयोग के लिए संभाल कर रखी गई धातुओं के। यदि किसी कारणवश मूल स्वामियों ने इन्हें पुनः प्राप्त नहीं किया तो ये तब तक अपने स्थान पर ही रहते हैं जब तक कोई पुरातत्वविद इन्हें खोज नहीं निकालता। मतलब ऐसी बहुत सारी जगह पर हैं। अब जैसे कि किसी ने क्या किया, गाड़ के बढ़िया से रख दिया, खुद मर गया, भूल गया, तो उसके बाद फिर क्या होगा, तब तक वो गड़ा रहेगा कि कोई और उस जगह की खुदाई नहीं कर देता, फिर चाहे वो पुरातत्वविद हो या उसी टाइम के लोग हों। आज थोड़ा टेक्निकल इशू है, इस वजह से ही बार बार हमारे पढ़ाने के दौरान यहाँ पर इस तरीके से आपका बीच में लाइन से खींच जा रही है, लेकिन जल्दी से ठीक कर लिया जाएगा। तो इसलिए पढ़ाई पर थोड़ा सा ध्यान देना। शिल्प उत्पादन के विषय में जानकारी। मानचित्र 1 में चनहूदड़ों को चिन्हित कीजिए। यह मोहनजोदड़ो जो कि 125 हेक्टेयर की तुलना में एक बहुत छोटी 7 हेक्टेयर की बस्ती है। चनहूदड़ो
ये 7 हेक्टेयर की बस्ती में है और मोहनजोदड़ो 125 हेक्टेयर की जमीन में है। ठीक है, ये भी यहाँ पे बताया गया, तो ये थोड़ा सा ध्यान रखना। जो लगभग पूरी तरह से शिल्प उत्पादन में संलग्न थी। तो चनहूदड़ों में जो लोग रहते थे वो शिल्प उत्पादन में लगे हुए थे। शिल्प कार्यों में मनके बनाना, शंख की कटाई, धातु कर्म, मोहर निर्माण और बाट बनाना सम्मिलित था। तो चनहूदड़ों में क्या क्या होता था ये यहाँ पे बताया गया है। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से। मनकों के निर्माण में प्रयुक्त पदार्थों की विविधता उल्लेखनीय है कि मनकों को जो बनाया गया था उसमें अलग अलग पदार्थों का यूज किया गया था। कार्नीलियन पदार्थ, जैस्पर, स्फटिक, क्वार्ट्ज, सेलखड़ी, इस टाइप के पदार्थों का यूज किया गया था। इसके अलावा पत्थर, तांबा, कांसा, सोने जैसी धातुएं यूज की गई थी। तो यहाँ पर देखना जो कार्नीलियन है वो सुंदर लाल रंग का होता था। बाकी सब चीजों के बारे में बताया गया, इनका यूज करके मनकों का निर्माण किया गया। इसके अलावा शंख, फ्योन्स, पक्की मिट्टी, इन सभी का प्रयोग करके मनके बनाने में होता था। तो ये सभी का यूज किया जाता था मनके बनाने में। कुछ मनके 2 या उससे अधिक पत्थरों का आपस में जोड़कर बनाए जाते थे और कुछ सोने के टोप वाले पत्थर के होते थे। इनके कई आकार होते थे जैसे कि चक्राकार, बेलनाकार, गोलाकार, ढोलाकार या खंडित होता था। तो जो मनके हुआ करते थे कई अलग अलग डिजाइन के हुआ करते थे, ये यहाँ पे दिखाया गया है। यहाँ देखिए औजार तथा मनके, तो ये एक औजार है और ये मनके हैं। मनके को बना करके इस तरीके से माला वाला बनाया गया है। कुछ मनकों को उत्कीर्णन या चित्रकारी के माध्यम से सजाया गया था और कुछ पर रेखा चित्र उकेरे गए थे। मनके बनाने की तकनीकों में प्रयुक्त पदार्थ के अनुसार भिन्नताएं थीं। जो मनके बनाए गए थे उसमें जो टेक्निक यूज किया गया था वो टेक्निकाएं डिफरेंट टाइप की थी। सेलखड़ी जो एक बहुत मुलायम पत्थर है पर आसानी से कार्य हो जाता था। मतलब कि ये काफी, सेलखड़ी नाम का जो पत्थर तो बहुत मुलायम होता था, उसको आराम से जिस तरीके से बनाना चाहे उस तरीके से वो बन जाता था। ध्यान रखना सेलखड़ी एक मुलायम पत्थर है। ये हड़प्पा सभ्यता में जो यूज किया गया था ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, कुछ मनके सेलखड़ी चूर्ण के लेप को सांचे में ढालकर तैयार किए जाते थे। सेलखड़ी जो पत्थर था उनको क्या करते थे लोग, चूर्ण टाइप का बना लेते थे कूट करके, फिर उसके बाद उसको अपने हिसाब से सांचे में ढालते थे। इससे ठोस पत्थरों से बने वाले केवल ज्यामितीय आकारों के विपरीत कई विविध आकारों के मनके बनाए जा सकते थे। सेलखड़ी के सूक्ष्म मनके कैसे बनाए जाते थे, यह प्रश्न प्राचीन तकनीकों का अध्ययन करने वाले पुरातत्वविदों के लिए एक पहेली बना हुआ है। पुरातत्वविदों द्वारा किए गए प्रयोग ने दर्शाया कि कार्नीलियन का लाल रंग पीले रंग के कच्चे माल तथा उत्पादन के विभिन्न चरणों में मनकों को आग में पकाकर प्राप्त किया जाता था। अलग अलग रंग के जो मनके हैं वो आग में जला करके और फिर उसके बाद आंच में पकाया जाता था, उसके बाद वो रंग मिलता था। पत्थर के पिंडों को पहले अपरिष्कृत आकारों में तोड़ा जाता था और फिर बारीकी से शल्क निकालकर इन्हें अंतिम रूप दिया जाता था। घिसाई, पॉलिश और इनमें छेद करने के साथ ही यह प्रक्रिया पूरी होती थी। तो एक लंबा प्रोसेस चलता था किसी मनके को डिजाइन देना, बनाना, उसे रंग देना। चनहूदड़ो, लोथल और हाल ही में धौलावीरा से छेद करने के विशेष उपकरण मिले हैं। जैसे कि अब बात की है कि मनकों में छेद रहता था, वो मनकों में छेद रहने के लिए या छेद करने के लिए कुछ वस्तुएं यूज करते थे, वो वस्तुएं भी अभी मिली हुई हैं। यदि आप मानचित्र में देखें तो नागेश्वर और बालाकोट को चिन्हित कर सकते हैं। आप पाएंगे कि ये दोनों बस्तियां समुद्र तट के समीप स्थित है। नागेश्वर और बालाकोट दोनों कहाँ पे हैं? समुद्र तट के पास हैं। ये शंख से बनी वस्तुएं जिनमें चूड़ियां, करछियां, पच्चीकारी की वस्तुएं सम्मिलित हैं। इनके निर्माण के विशिष्ट केंद्र थे जहां से यह माल दूसरी बस्तियों तक ले जाया जाता था। इसी प्रकार यह भी संभव है कि चनहूदड़ो और लोथल से तैयार माल जैसे कि मनके हैं, मोहनजोदड़ो और हड़प्पा जैसे बड़े शहरी केंद्रों तक लाया जाता था। तो यहाँ पर हमने जाना मनकों के बारे में। यहाँ पर देखना ये मिट्टी से बने हुए कुछ बर्तन से हैं, मिट्टी से बनी पुरातत्व वस्तुएं जिनमें मृदभांड, इनमें से कई पुरा वस्तुएं दिल्ली के राष्ट्रीय संग्रहालय या लोथल के स्थानीय संग्रहालय में देखी जा सकती हैं।
तो जो हड़प्पा स्थल में हमें मिले हुए हैं वो कुछ इस तरीके की वस्तुएं थी, ये बर्तन थे और इन्हें अब संग्रहालय में रखा गया है। उत्पादन केंद्रों की पहचान, ये टॉपिक है। शिल्प उत्पादन के केंद्रों की पहचान के लिए पुरातत्वविद सामान्यतः निम्नलिखित को ढूंढते थे। किस किस चीज को ढूंढते हैं? प्रस्तर पिंड है, पूरे शंख है, तांबा अयस्क है, इनके जैसा कच्चा माल, औजार, अपूर्ण वस्तुएं, त्याग दिया गया माल तथा कूड़ा करकट, इस टाइप की चीजें ढूंढते हैं ताकि पता चल पाए कि उत्पादन केंद्र थे भी या नहीं थे। एक चीज ध्यान देना, हो सकता है आप थोड़ा सा बोर हो रहे हो कि क्या हम यहाँ पर वस्तुओं के बारे में पढ़ रहे हैं। जैसे ही आप सिविल सर्विस एग्जाम के क्वेश्चन पेपर देखेंगे, थोड़ा सा इंटरेस्ट लेंगे कि अच्छा हड़प्पा के लोग ऐसे रहते थे, ऐसे बनाते थे, ऐसे रखते थे, ऐसी ऐसी चीजों को यूज करते थे, तो आपको थोड़ा सा समझ में आएगा। साथ ही प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन पेपर हैं, खासकर आप प्रीलिम्स के क्वेश्चन देखें कि किस तरीके के क्वेश्चंस पूछते हैं, क्या स्टेटमेंट रहता है, तो आपको थोड़ा इंटरेस्ट आएगा। अब इसके बाद जैसे ही आप मेंस एग्जाम के क्वेश्चन देखेंगे और लिखने का प्रयास करेंगे 250 शब्दों में और 150 शब्दों में, क्योंकि यही वर्ड लिमिट है, तो आपको इंटरेस्ट आएगा कि आपको कम शब्दों में किसी सवाल का आंसर कैसे करना है, खासकर अगर हम हड़प्पा सभ्यता के बारे में बात करें तो। किसी भी एग्जाम के लिए जब आप तैयारी करते हैं ना, तो लिख करके और ऑब्जेक्टिव दोनों टाइप की जब प्रैक्टिस करते हैं तो आपको अलग ही इंटरेस्ट बनता है कि आपको अभी और जानना पड़ेगा और क्या क्या चीजें हैं जो आपकी इंफॉर्मेशन में कमी है। यहाँ तक कि कूड़ा करकट शिल्प कार्य के सबसे अच्छे संकेतकों में से एक है। तो जो कूड़ा करकट है, कूड़ा करकट को देख के ये पता चलता है कि कोई चीज अगर थोड़ी मात्रा में है तो ये ठीक हो सकता है, किसी एक दो घर ने यूज किया, लेकिन बहुत बड़ी मात्रा में अगर कूड़ा करकट है और किस तरीके का कूड़ा करकट है, वो देख के ये पता चलता है कि ये किसी ऐसी जगह पे है जहां पर बहुत बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता था या इस वस्तु का, यही चीज यहाँ पर बात कही गई है। उदाहरण के लिए यदि वस्तुओं के निर्माण के लिए शंख अथवा पत्थर को काटा जाता था, शंख को या पत्थर को, तो इन पदार्थों के टुकड़े कूड़े के रूप में उत्पादन के स्थान पर फेंक दिए जाते थे। अब आप देखेंगे कि एक दो टुकड़े पड़े हैं, दो चार टुकड़े पड़े हैं, तो यहाँ पर उत्पादन की चीजें तो पता नहीं चलेंगी, लेकिन आप देखेंगे कि मिलियनों टन पड़े हुए हैं पत्थर के टुकड़े, शंख के टुकड़े, जहां पर काटा गया है, पीसा गया है, के चूर्ण पड़े हुए, तो आप समझेंगे कि यहाँ पर बड़ी मात्रा में इसका उत्पादन होता था। कभी कभी बड़े बेकार टुकड़ों को छोटे आकार की वस्तुएं बनाने के लिए प्रयोग किया जाता था, परंतु वस्तुएं छोटे टुकड़े को कार्यस्थल पर ही छोड़ दिया जाता था। ये टुकड़े इस ओर संकेत करते हैं कि छोटे विशिष्ट केंद्रों के अतिरिक्त मोहनजोदड़ो तथा हड़प्पा जैसे बड़े शहरों में भी शिल्प उत्पादन का कार्य किया जाता था। यहाँ पर इस इमेज को देखना, ये इमेज में क्या है, ये बर्तन है, तांबे और कांसे के बर्तन है। माल प्राप्त करने संबंधी नीतियां, जैसा कि स्पष्ट है कि शिल्प उत्पादन के लिए कई प्रकार के कच्चे माल का प्रयोग होता था। हालांकि कुछ जैसे कि मिट्टी स्थानीय स्तर पर उपलब्ध थे, कुछ अन्य जैसे पत्थर, लकड़ी तथा धातु जलोढ़क मैदान से बाहर के क्षेत्रों से मंगाने पड़ते थे। कुछ पत्थर और लकड़ियां दूसरी जगह से मंगाई जाती थी। बैलगाड़ियों की मिट्टी से बने खिलौने के प्रतिरूप संकेत करते हैं कि यह सामान तथा लोगों के लिए स्थल मार्गों द्वारा परिवहन का एक महत्वपूर्ण साधन था। संभवतः सिंधु तथा इसकी उपनदियों के बगल में बने नदी मार्गों और साथ ही तटीय मार्गों का भी प्रयोग किया जाता था। तो यहाँ पर जो बैलगाड़ियां मिली हैं, ये परिवहन के साधन के रूप में रहे होंगे, भले यहाँ पर खिलौने के तौर पे मिले हैं, लेकिन अनुमान लगाया जा रहा है कि बड़े लोग भी बैलगाड़ियों का यूज करते रहे होंगे परिवहन के लिए। इसके अलावा सिंधु नदी के आसपास जिस तरीके से यहाँ इनका बसेरा पाया गया, तो ये देखा गया कि नदियों का भी यूज यहाँ पर मार्ग के रूप में जरूर होता रहा होगा। टॉपिक है उपमहाद्वीप तथा उसके आगे से आने वाला माल। ठीक है, हड़प्पा वासी शिल्प उत्पादन हेतु माल प्राप्त करने के लिए कई तरीके अपनाते थे। उदाहरण के लिए उन्होंने नागेश्वर और बालाकोट में जहां शंख आसानी से उपलब्ध था, बस्तियां स्थापित की। नागेश्वर और बालाकोट में यहाँ पर से शंख आसानी से उपलब्ध मिल जाता था, नागेश्वर और बालाकोट में से।
ऐसे ही कुछ अन्य पुरास्थल थे सुदूर अफगानिस्तान में शोरतगुई, जो अत्यंत कीमती माने जाने वाले नीले रंग के पत्थर लाजवर्द मणि के सबसे अच्छे स्रोत के निकट स्थित था। यहाँ पर देखना, अफगानिस्तान में शोरतगुई, नागेश्वर और बालाकोट में शंख मिला। ये इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के हिसाब से, ठीक है। और ये अफगानिस्तान में शोरतगुई। लोथल जो कार्निलियन, लोथल कहाँ पे है? गुजरात में है। सेलखड़ी जो कि दक्षिणी राजस्थान और उत्तरी गुजरात से मिला हुआ है, और धातुएं जो राजस्थान से मिले हुए हैं, इनके स्रोत ये थे, ठीक है। कच्चा माल प्राप्त करने की एक अन्य नीति थी राजस्थान के खेतड़ी अंचल तथा दक्षिण भारत जैसे क्षेत्रों में अभियान भेजना। तो ये लोग कुछ चीज लेने के लिए, दक्षिण भारत से सोना लेने के लिए और राजस्थान से तांबा लेने के लिए यहाँ पर ये लोग जाते थे और अभियान करते थे। अभियानों के माध्यम से स्थानीय समुदायों के साथ संपर्क स्थापित किया जाता था। इन इलाकों में यदाकदम मिलने वाली हड़प्पाई पुरावस्तुएं ऐसे संपर्कों की संकेतक हैं। खेतड़ी क्षेत्र में मिले साक्ष्यों को पुरातत्वविदों ने गणेश्वर जोधपुरा संस्कृति का नाम है। पुरातत्वविदों ने खेतड़ी वाला जो क्षेत्र है, खेतड़ी कहाँ पे है? राजस्थान में है, और उस एरिया में जो साक्ष्य मिले हैं उसे गणेश्वर जोधपुर संस्कृति का नाम दिए हुए हैं, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है, गणेश्वर जोधपुर संस्कृति। ये कहाँ पे है? राजस्थान पे है। ये संस्कृति में क्या है ये आपको पता होना चाहिए। इस संस्कृति के विशिष्ट मृदभांड हड़प्पाई मृदभांडों से थोड़ा भिन्न है। यहाँ तांबे की वस्तुओं की असाधारण संपदा मिली थी। मतलब जो गणेश्वर जोधपुर संस्कृति है, यहाँ पर जो वस्तुएं मिली हुई हैं वो तांबे की ज्यादातर से मिली हुई हैं। ऐसा संभव है कि इस क्षेत्र के निवासी हड़प्पा सभ्यता के लोगों को तांबा भेजते थे। ये देखना, यहाँ पे ये क्या है? ये मानचित्र है, थर्ड टाइप, तीसरा मानचित्र मैप है हड़प्पा सभ्यता और पश्चिम एशिया से रिलेटेड। इधर ही लाल सागर है, रसाल जैनेस, मगान, दिलमोन, टेपे, हाया, सुतकांगे, डोर, मिलुहा, लोथल, हड़प्पा, शहर सोख्ता, तुरान, अल्तिन, ये कैस्पियन सागर है, मेसोपोटामिया है, ये इधर के एरिया में है। इसके बाद टॉपिक है सुदूर क्षेत्र से संपर्क। हाल ही में हुई पुरातात्विक खोजें इंगित करती हैं कि तांबा संभवतः अरब प्रायद्वीप के दक्षिण पूर्व छोर पर स्थित ओमान से भी लाया जाता था। यहाँ पर जो आर्कियोलॉजिस्ट थे उन्होंने कहा कि तांबा जो हड़प्पा सभ्यता वाले क्षेत्र में पाया गया वो हो सकता है कि अरब प्रायद्वीप के जो दक्षिण पूर्व वाला एरिया है ओमान, वहां से लाया जाता था। रासायनिक विश्लेषण दर्शाते हैं ओमानी तांबे तथा हड़प्पाई पुरा वस्तुओं दोनों में निकल के अंश मिले हैं। जो तांबा है, तांबा बनाया गया उसमें निकल मिला हुआ है, और देखा गया कि ओमान में जो तांबा है और हड़प्पा के जो वस्तुएं हैं, तांबे वस्तुएं हैं, उन दोनों में देखा गया कि निकल दोनों में पाया गया, और बाकी जगह जो तांबा पाया गया है उनमें दूसरे तत्व मिले हुए हैं। तो इसी से लगाया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि ओमान से कहीं ना कहीं ये लोग तांबा लाते थे, जो दोनों के साझा उद्भव की ओर संकेत करते हैं। संपर्क के और भी संकेत मिलते हैं। एक विशिष्ट प्रकार के पात्र अर्थात एक बड़ा हड़प्पाई मर्तबान जिसके ऊपर काली मिट्टी की एक मोटी परत चढ़ाई गई थी, ओमानी स्थलों से मिला है। ऐसी मोटी परतें तरल पदार्थ के रिसाव को रोक देती हैं। हमें यह नहीं पता कि इन पात्रों में क्या रखा जाता था, पर यह संभव है कि हड़प्पा सभ्यता के लोग इनमें रखे सामान का ओमानी तांबे से विनिमय करते थे। एक बर्तन टाइप का मिला हुआ है जिसमें एक मोटा सा परत चढ़ा हुआ है। उस मोटे से परत का उपयोग ये बताया जा रहा है कि उसमें अगर कोई भी तरल वाला जो लिक्विड वाला पदार्थ रखा जाता है तो वो बाहर नहीं आता था, लेकिन ये नहीं पता कि इसमें और क्या चीजें रखी जाती थी। अब इसके बाद आगे हम देखते हैं। यहाँ पर ये देखना, ओमान में मिला हड़प्पाई मर्तबान। तो ये मर्तबान कुछ इस तरीके से दिखता था। इसके बाद है तीसरी सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व में दिनांकित मेसोपोटामिया के लेखों में मगान, जो संभवतः ओमान के लिए प्रयुक्त नाम था, ओमान के लिए मगान जैसे शब्द का नाम यूज होता था, नामक क्षेत्र से तांबे के आगमन के संदर्भ मिलते हैं। ये कह रहे हैं कि
यही जो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व का टाइम था, उस टाइम पर जो लेख मिले हुए हैं उससे ये समझ में आ रहा है कि ओमान के लिए मगान नाम का यूज होता था और उस एरिया से तांबा खरीदा जाता था, ये समझ में आ रहा है। यहाँ रोचक बात यह है कि मेसोपोटामिया के स्थलों से मिले तांबे में भी निकल के अंश मिले हैं। अभी तक हम पढ़ रहे थे कि हड़प्पा वाले एरिया में जो तांबा मिला है उसमें भी निकल है और ओमान में जो तांबा मिला हुआ है उसमें भी निकल है। अब मेसोपोटामिया वाले एरिया में से जो तांबा मिला हुआ है उसमें भी निकल है, तो ये तीनों को आपस में जोड़ करके देखा जा रहा है। लंबी दूरी के संपर्क की ओर संकेत करने वाली अन्य पुरातात्विक खोजों में हड़प्पाई मोहरे, बाट, पासे, मनके शामिल हैं। तो केवल ये नहीं है तांबा वाले चीजों की नहीं, हड़प्पाई मोहर मिले हुए हैं, बाट मिले हैं, पासा मिला है और मनके मिले हैं। इन सभी में इस टाइप की क्वालिटी है कि कह रहे हैं कि ये दूसरे और दूर दराज एरियाओं से इनका कनेक्शन रहा है। इस संदर्भ में यह भी देखना महत्वपूर्ण है कि मेसोपोटामिया के लेख दिलमुन बहरीन द्वीप में ये है, मगान तथा मेलुहा संभवतः हड़प्पाई क्षेत्र के लिए प्रयुक्त शब्द नामक क्षेत्रों से संपर्क की जानकारी मिलती है। मेसोपोटामिया का एक लेख है दिलमुन, उसमें क्या है कि मगान, मेलुहा इस तरीके के शब्दों का यूज हुआ है, यहाँ पर यह बताया गया है। यह लेख मेलुहा से प्राप्त निम्नलिखित उत्पादों का उल्लेख करते हैं: कार्नेलियन, लाजवर्द, मणि, तांबा, सोना तथा विविध प्रकार की लकड़ियां। तो ये यहाँ पर इस लेख में कार्नेलियन जैसे शब्दों का, उत्पादों का यूज हुआ है, मतलब बताया गया है कि यहाँ पर ये उत्पाद थे। लाजवर्द, मणि, तांबा, इन उत्पादों के बारे में बात आई है। मेलुहा के विषय में एक मेसोपोटामिया मिथक यह बताता है, तुम्हारा पक्षी हाजा पक्षी हो, उसकी आवाज राजप्रसाद में सुनाई दे। कई पुरातत्वविदों का मानना है कि हाजा पक्षी मोर था। क्या यह नाम उसे अपनी आवाज से मिला था? ऐसा संभव है कि ओमान, बहरीन या मेसोपोटामिया से संपर्क सामुद्रिक मार्ग से था। मेसोपोटामिया के लेख मेलुहा को नाविकों का देश कहते हैं। मेसोपोटामिया से रिलेटेड एक लेख है मेलुहा और उसी में लिखा हुआ है कि जो मेसोपोटामिया है वो नाविकों का देश है। इसके अतिरिक्त हम मोहरों पर जहाजों तथा नावों के चित्रांकन पाते हैं। तो यहाँ पर ये क्या चीज है, ये देखिए, बहरीन में मिली गोलाकार फारस की खाड़ी प्रकार की मोहर पर कभी कभी हड़प्पाई चित्र मिलते हैं। रोचक तथ्य यह है कि दिलमुन के स्थानीय बाट हड़प्पाई मानक का अनुसरण करते थे। तो इस तरीके से इसमें जो इमेज बने हुए, ये जो हड़प्पाई मोहर है ये कई अलग अलग जगह पे मिले हैं, फारस की खाड़ी में मिले हुए हैं। तो यहाँ पर से इनका कनेक्शन जोड़ करके देखा जा रहा। और ये जो है इमेज, ये नाव के चित्र वाली, इसमें नाव का चित्र बना हुआ है, ये वो मुहर है। आप इस चीज को देख रहे होंगे, ये एक पट्ट है और ये धौलावीरा से मिला हुआ है, जिसमें एक सूचना पट्ट के अक्षर लिखे हुए हैं, जिसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है। इसके बाद टॉपिक है मोहरे, लिपि तथा बाट। मोहरे और मुद्रांकन, इनके बारे में अब देखते हैं। मोहरों और मुद्रांकनों का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्कों को सुविधाजनक बनाने के लिए होता था। कल्पना कीजिए कि सामान से भरा एक थैला एक स्थान से दूसरे स्थान तक भेजा गया। उसका मुख रस्सी से बांधा गया और गांठ पर थोड़ी गीली मिट्टी जमाकर एक या अधिक मोहरों से दबाया गया, जिससे मिट्टी पर मोहरों की छाप पड़ गई। यदि इस थैले के अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने तक मुद्रांकन अक्षुण्ण रहा तो इसका अर्थ था कि थैले के साथ किसी प्रकार की छेड़छाड़ नहीं की गई थी। मुद्रांकन से प्रेषक की पहचान का भी पता चलता था। तो यहाँ पर मोहरे मुद्रांकन के बारे में यहाँ जो बात की गई है वो ये है कि क्या होता था कि हड़प्पा के टाइम पर, हड़प्पा के समय या हड़प्पा सभ्यता में जो भी सामान रहता था एक स्थान से दूसरे स्थान तक जब ले जाना होता था, तो क्या होता था कि उस पे थैला में रख करके, थैला बांध करके और उसके ऊपर मिट्टी लगा दी जाती थी। मिट्टी लगाने के बाद उस पे 3-4 मोहरों से ठप्पा बांध दिया जाता था। अगर वो वैसा ही ठप्पा रहता था जहां तक उस सामान को पहुंचाना है, तो मानते थे कि ये थैला नहीं खोला गया। टूटी फूटी मिलती थी या कुछ में कुछ गड़बड़ मिलता था, समझ जाते थे कि थैला बीच में खोला गया था। एक रहस्यमयी लिपि, सामान्यतः हड़प्पाई मोहरों पर एक पंक्ति में कुछ लिखा है जो संभवतः मालिक के नाम व पदवी को दर्शाता है। विद्वानों ने यह सुझाव भी दिया कि इन पर बना चित्र
आमतौर पर एक जानवर अनपढ़ लोगों को सांकेतिक रूप से इसका अर्थ बताता था। तो कुछ चीजें मिली हुई है जिससे ये समझ में आ रहा है कि जो सामान एक स्थान से दूसरे स्थान भेजते थे तो किसने भेजा और किसको पहुंचाना है, ये दोनों उसमें लिखा रहता था, ये अनुमान लगाया जा रहा। पर जो अनपढ़ रहता था उसके लिए भी कुछ जानवर जैसा इमेज वहां पर बना हुआ है जिसको देख करके वो लोग समझ जाते रहे होंगे। अधिकांश अभिलेख संक्षिप्त है। सबसे लंबे अभिलेख में लगभग 26 चिन्ह हैं। जो अभिलेख मिलते गए हैं हड़प्पा के टाइम में, उनमें सबसे बड़ा जो लंबा अभिलेख है उसमें 26 चिन्ह अंकित है। उसके अलावा बाकी जगह 4 इमेज, 5 इमेज, 6 चिन्ह ऐसे बने हैं। हालांकि यह लिपि आज तक पढ़ी नहीं जा सकी, पर निश्चित रूप से यह वर्णमालीय, जहां प्रत्येक चिन्ह एक स्वर अथवा व्यंजन को दर्शाता है, नहीं थी। मतलब यह एक वर्णमालीय नहीं थी, क्योंकि इसमें चिन्हों की संख्या कहीं अधिक है, लगभग 375 से 400 के बीच। ऐसा प्रतीत होता है कि यह लिपि दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी, क्योंकि कुछ मोहरों पर दाईं ओर चौड़ा अंतराल है और बाईं ओर एक संकुचित है, जिससे लगता है कि उत्कीर्णक ने दाईं ओर से लिखना आरंभ किया और बाद में बाईं ओर स्थान कम पड़ गया। अब हम उन विभिन्न प्रकार की वस्तुओं को देखते हैं जिन पर लिखावट मिली है। मोहरे, तांबे के औजार, मर्तबानों के आवट, तांबे तथा मिट्टी की लघु पट्टिकाएं, आभूषण, अस्थि छड़े, यहाँ तक कि एक प्राचीन सूचना पट। याद रखिए, हो सकता है कि नष्ट प्राय वस्तुओं पर भी लिखा जाता हो। क्या इसका यह अर्थ लगाया जा सकता है कि साक्षरता व्यापक थी? तो यहाँ पर कई सारे और भी चीजें मिली हुई जिन पर लिखे हुए हैं, जैसे कि मोहरे हैं, तांबे हैं, उनके औजार हैं और बाकी चीजें थी जिन पर कुछ चीजें लिखी हुई हैं जिन्हें अभी तक हम पढ़ नहीं पाए हैं। कंट्रोल रहता था, जैसे कि आज है। आज हम कोई चीज खरीद के लाते हैं तो कहीं ना कहीं तराजू में नाप करके लाते हैं। बाट का भी यूज किया जाता है, तो उसी तरीके से उस टाइम पर भी था। ये बाट सामान्यतः चर्ट नामक पत्थर से बनाए जाते थे। तो किससे? हड़प्पा सभ्यता में जो बाट पाए गए हैं वो चर्ट नामक पत्थर से बनाए गए थे, ये ध्यान रखना। आमतौर पर ये किसी भी तरह के निशान से रहित घनाकार होते थे। ये घनाकार हुआ करते थे, जैसे माचिस है ये घनाकार में आता है, कुछ उस टाइप से बाट रहा करता था और इसमें किसी भी तरीके का कोई निशान नहीं था। इन बाटों के निचले मानदंड द्विधारी थे। द्विधारी का मतलब उसमें इस तरीके की संख्या लिखी रहती थी, जबकि ऊपरी मानदंड दशमलव प्रणाली का अनुसरण करते थे। छोटे बाटों का उपयोग संभवतः आभूषण और मनकों को तौलने के लिए किया जाता था। छोटे छोटे बाट भी मिले। अनुमान लगाया जा रहा है कि इतने छोटे बाट कहीं ना कहीं आभूषण को तौलने के लिए ही किया जाता रहा होगा। धातु से बने तराजू के पलड़े भी मिले हुए हैं। इसके बाद है प्राचीन सत्ता। अब इस टॉपिक पर हम देखते हैं क्या है आपके एग्जाम के हिसाब से। हड़प्पाई समाज में जटिल फैसले लेने और उन्हें कार्यान्वित करने के संकेत मिलते हैं। उदाहरण के लिए हड़प्पाई पुरावस्तुओं में असाधारण एकरूपता को ही लें, जैसे कि मृदभांडों, मोहरों, बाटों, ईंटों से स्पष्ट है। महत्वपूर्ण बात यह है कि ईंटें जिनका उत्पादन स्पष्ट रूप से किसी एक केंद्र पर नहीं होता था, जम्मू से गुजरात तक पूरे क्षेत्र में समान अनुपात की थी। ये कह रहे हैं कि जो ईंटें थी मिली हुई है हमें हड़प्पा के टाइम पे, ये किसी एक जगह तो बनाया नहीं जाता था कि सबका जो अनुपात है वो एक जैसे रहे। अब यहाँ पर जो हड़प्पा के जितने स्थल मिले हुए हैं, चाहे वो जम्मू की बात करें चाहे गुजरात की बात करें, चारों दिशाओं में जहां जहां हड़प्पा के क्षेत्र हैं, देखा गया कि यहाँ की जो ईंटें हैं इनका जो रेशियो है एग्जैक्ट उतनी ही है, कहीं पर भी थोड़ा भी बदला नहीं है। अब हम देखते हैं प्रसाद और शासक के बारे में। सत्ता के केंद्र अथवा सत्ताधारी लोगों के विषय में पूरा तात्विक विवरण हमें कोई त्वरित उत्तर नहीं देते हैं। मतलब कि जितनी चीजें हमें मिली हुई हैं वहां पर हमें कि शासक कौन रहा है, किस तरीके से रहा है, इसके बारे में कोई जानकारी अभी नहीं मिल रही है। पुरातत्वविदों ने मोहनजोदड़ो में मिले एक विशाल भवन को एक प्रासाद की संज्ञा दी, परंतु इससे संबद्ध कोई भव्य वस्तुएं नहीं मिली हुई हैं। जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं इन्होंने जो भी डिस्क्रिप्शन दिया है, जो जो चीजें खोजी हैं, तो उनमें देखा कि मोहनजोदड़ो में एक बहुत बड़ा भवन है और उस भवन को कह रहे हैं कि जरूर इसमें शासक रहा करते थे, लेकिन उसके अंदर जो भी चीजें मिली हैं कुछ ऐसा नहीं मिला है जहां पर हम कह सके कि हड़प्पा सभ्यता में शासक के रूप में इसका यूज कोई करता रहा होगा।
एक पत्थर की मूर्ति को पुरोहित राजा की संज्ञा दी गई थी और यह नाम आज भी प्रचलित है। ऐसा इसलिए क्योंकि पुरातत्वविद मेसोपोटामिया के इतिहास तथा वहां के पुरोहित राजाओं से परिचित थे। अब क्या है कि मोहनजोदड़ो में एक मूर्ति मिली है पत्थर की, उस मूर्ति को ये पुरोहित राजा बोल रहे हैं। आर्कियोलॉजिस्ट क्यों मान रहे हैं? क्योंकि उन्होंने इससे पहले मेसोपोटामिया के बारे में पढ़ा, देखा, वहां पर भी कुछ ऐसी चीजें मिली हुई हैं, तो वहां की जो मूर्ति मिली है उसे पुरोहित राजा कहा गया। तो वैसा ही उन्होंने यहाँ पर इंडिया में नाम दे दिया। यही समानताएं उन्हें सिंधु क्षेत्र में भी ढूंढी। लेकिन जैसा कि हम देखेंगे, हड़प्पा सभ्यता की अनुष्ठानिक प्रथाएं अभी तक ठीक प्रकार से समझी नहीं जा सकी और ना ही यह जानने के साधन उपलब्ध हैं कि क्या जो लोग अनुष्ठानों का निष्पादन करते थे उन्हीं के पास राजनीतिक सत्ता होती थी। अब यहाँ पर इस बात पे डाउट है कि हड़प्पा से रिलेटेड हमें कई सारे अनुष्ठान की प्रथाओं वाले जगह मिले हुए हैं। अब सोचने पर यह मजबूर है कि क्या जो लोग अनुष्ठान किया करते थे वही लोग राजनीति में रहते थे और वही लोग सत्ता चलाने में भी काम करते थे। कुछ पुरातत्वविद इस मत के हैं कि हड़प्पाई समाज में शासक नहीं थे तथा सभी की सामाजिक स्थिति समान थी। अब कुछ आर्कियोलॉजिस्ट क्या कहते हैं कि अगर हमें राजा ओजा की कोई चीजें नहीं मिल रही, इसका मतलब है कि समाज बिना शासक का था और सभी लोग समान रूप से मिलजुल करके अपने समाज को चलाते थे। दूसरे पुरातत्वविद यह मानते हैं कि यहाँ कोई एक नहीं बल्कि कई शासक थे, जैसे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा आदि के अपने अलग अलग राजा होते थे। कुछ और यह तर्क देते हैं कि यह एक ही राज्य था। अब हर विद्वान का, हर आर्कियोलॉजिस्ट के अपने अपने विचार हैं। कुछ का कहना है कि एक राजा तो नहीं रहा होगा, जैसे कि हड़प्पा है, मोहनजोदड़ो है, लोथल है, धौलावीरा है, इन सब के अपने अपने राजा रहे होंगे। तो कुछ आर्कियोलॉजिस्ट का कहना है कि ये सभी एक राज्य रहे होंगे, जिसमें हड़प्पा भी शामिल है, मोहनजोदड़ो, धौलावीरा, कालीबंगा, ये सब शामिल हैं और इसका एक ही शासक रहा। जैसा कि पुरावस्तुओं में समानताओं के नियोजित बस्तियों के साक्ष्य ईंटों के आकार में निश्चित अनुपात तथा बस्तियों के कच्चे माल के स्रोत के समीप संस्थापित होने से स्पष्ट है, ऐसा प्रतीत होता है कि हड़प्पा वासियों ने एक प्रकार की लोकतांत्रिक प्रणाली को अपनाया था, क्योंकि उस समय में कुछ भवनों तथा सुविधाओं को लोगों के लिए और लोगों के द्वारा बनाया गया था। तो जो लोग कहते हैं कि ये पूरा एक बड़ा राज्य रहा होगा जिसका एक ही शासक रहा, तो वो कुछ चीजों को देख करके बोल रहे हैं ऐसा। जैसे कि चाहे जम्मू में चले जाएं, चाहे गुजरात में चले जाएं, यहाँ पर जो जो हड़प्पा वाले जगह मिले हुए हैं, यहाँ पर जो ईंटें मिली हुई हैं, इन सब का अनुपात एक जैसा है, घर बनाने का तरीका कुछ एक जैसा है। तो इसलिए कह रहे हैं कि ये लगभग सब कुछ जब एक जैसा है तो जाहिर सी बात है कहीं ना कहीं इसका जो शासक रहा होगा वो एक ही रहा होगा। टॉपिक है सभ्यता का अंत। अब कह रहे हैं कि हड़प्पा सभ्यता का अंत कैसे हुआ होगा, इस पर विचार किया जा रहा है। ऐसे साक्ष्य मिले हैं जिनके अनुसार लगभग 1800 ईसा पूर्व तक चोलिस्तान जैसे क्षेत्र में अधिकांश विकसित हड़प्पा स्थलों को त्याग दिया गया था। इसके साथ ही गुजरात, हरियाणा, पश्चिमी उत्तर प्रदेश की नई बस्तियों में आबादी बढ़ने लगी थी। ऐसा लगता है कि उत्तर हड़प्पा के क्षेत्र 1900 ईसा पूर्व के बाद भी अस्तित्व में रहे। कुछ चुने हुए हड़प्पा स्थलों की भौतिक संस्कृति में बदलाव आया था, जैसे सभ्यता की विशिष्ट पुरावस्तुओं, बाटों, मोहरों तथा विशिष्ट मनकों का समाप्त हो जाना। लेखन, लंबी दूरी का व्यापार तथा शिल्प विशेषज्ञता भी समाप्त हो गई। सामान्यतः थोड़ी वस्तुओं के निर्माण के लिए थोड़ा ही माल प्रयोग में लाया जाता था। आवास निर्माण की तकनीकों का ह्रास हुआ। बड़ी सार्वजनिक संरचनाओं का निर्माण अब बंद हो गया। तो कैसे धीरे धीरे करके समय के साथ बंद होते गया, उन्हीं चीजों को यहाँ पर बताया गया कि मनके बंद हो गए, बाट बंद हो गया, जैसे पूरे बड़े एरिया में घर बनाने का जो स्ट्रक्चर था वो घर बंद हो गया बनाना। उसके अलावा कई शिल्प, कई कला थी, उन कलाओं को देखा गया कि समय बीतने के साथ साथ वो कलाएं बंद हो गईं। कुल मिलाकर पुरावस्तुओं तथा बस्तियां इन संस्कृतियों में एक ग्रामीण जीवन शैली की ओर संकेत करती हैं। इन संस्कृतियों को उत्तर हड़प्पा अथवा अनुवर्ती संस्कृतियां कहा गया। ये परिवर्तन कैसे हुए, इस विषय में कई व्याख्याएं दी गई हैं। इनमें जलवायु परिवर्तन, वनों की कटाई, अत्यधिक बाढ़, नदियों का सूख जाना,
मार्ग बदल जाना, भूमि का अत्यधिक उपयोग सम्मिलित है। इनमें से कुछ कारण कुछ बस्तियों के संदर्भ में तो सही हो सकते हैं, परंतु पूरी सभ्यता के पतन की व्याख्या नहीं करते हैं। हड़प्पा सभ्यता के पतन में कई सारे अलग अलग रीजन दिए जाते हैं। हो सकता है इस वजह से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया हो, बाढ़ आ गया हो, क्योंकि नदियों के किनारे ये लोग बसे हुए थे। हो सकता है नदियों के जो मार्ग है वो बदल गया हो और नदी सूख गई हो, अकाल पड़ गया हो, या जलवायु परिवर्तित हो गया हो, क्योंकि वनों की कटाई कुछ इतनी ज्यादा मात्रा में करते थे। इस तरीके से सोच करके ये कह रहे हैं कि हो सकता है इन्हीं वजहों से हड़प्पा सभ्यता का अंत हो गया। पर कुछ आर्कियोलॉजिस्ट और विद्वान ये बोलते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है कि पूरे हड़प्पा सभ्यता का अंत हो जाए और केवल इन्हीं रीजन से। कुछ गांव हड़प्पा के हो सकते हैं कि नष्ट हो गए हों इन्हीं रीजन से, लेकिन पूरे हड़प्पा सभ्यता का अंत इस तरीके से तो नहीं हो सकता है। ऐसा लगता है कि एक सुदृढ़ एकीकरण के तत्व संभवतः हड़प्पाई राज्य का अंत हो गया था। मोहरों, लिपि, विशिष्ट मन को, मृदभांडों का लोप, मानकीकृत बाट प्रणाली के स्थान पर स्थानीय बाटों के प्रयोग, शहरों के पतन तथा परित्याग जैसे परिवर्तन से इस तर्क को बल मिलता है। उपमहाद्वीप को एक पूरी तरह से अलग क्षेत्र में नए शहरों के विकास के लिए एक सहस्त्राब्दी से अधिक समय तक प्रतीक्षा करनी पड़ी। एक आक्रमण के साक्ष्य। डेड मैन लेन एक सकरी गली है। डेड मैन लेन एक सकरी गली है जिसकी चौड़ाई लगभग 3 से 6 फीट तक परवती है। वह बिंदु जहां यह गली पश्चिम की ओर मुड़ती है, 4 फीट तथा 2 इंच की गहराई पर एक खोपड़ी का भाग तथा एक वयस्क की छाती तथा हाथ के ऊपरी भाग की हड्डियां मिली थी। यहाँ पर टॉपिक है ना एक आक्रमण के साक्ष्य, तो बता रहे हैं कि कहाँ पर एक आक्रमण का साक्ष्य मिला है, किस तरीके से मिला है। ये सभी बहुत बुरी अवस्था में थी। यह धड़ पीठ के बल गली में आड़ा पड़ा हुआ था। पश्चिम की ओर 15 इंच की दूरी पर एक छोटी खोपड़ी के कुछ टुकड़े थे। इस गली का नाम इन्हीं अवशेष पर आधारित है। 1925 में मोहनजोदड़ो के इसी भाग में 16 लोगों के अस्थि पंजर उन आभूषणों सहित मिले थे जो इन्होंने मृत्यु के समय पहने थे। बहुत समय पश्चात 1947 में REM व्हीलर ने, जो भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के तत्कालीन डायरेक्टर जनरल थे, 1947 में आर्कियोलॉजिस्ट में जो डायरेक्टर जनरल थे वो थे REM व्हीलर। इन पुरातात्विक साक्ष्यों का उपमहाद्वीप में ज्ञात प्राचीनतम ग्रंथ ऋग्वेद के साक्ष्यों से संबंध स्थापित करने का प्रयास किया। उन्होंने लिखा, ऋग्वेद में पुर शब्द का उल्लेख है जिसका अर्थ है प्राचीर, किला या गढ़। आर्यों के युद्ध के देवता इंद्र को पुरंदर अर्थात गढ़ विध्वंसक कहा गया है। ये दुर्ग कहाँ है? यह थे। पहले यह माना गया कि ये मिथक मात्र थे। हड़प्पा में हाल में हुए उत्खनन ने मानव परिदृश्य बदल दिया। यहाँ हम मुख्यतः अनार्य प्रकार की एक बहुत विकसित सभ्यता पाते हैं जिसमें अब प्राप्त जानकारी के अनुसार विशाल किलेबंदियां की गई थी। यह सुदृढ़ रूप से स्थिर सभ्यता कैसे नष्ट हुई? हो सकता है जलवायु संबंधी, आर्थिक अथवा राजनीतिक हांस ने इसे कमजोर किया हो, पर अधिक संभावना इस बात की है कि जानबूझकर बड़े पैमाने पर किए गए विनाश ने इसे अंतिम रूप से समाप्त कर दिया। यह मात्र संयोग ही नहीं हो सकता कि मोहनजोदड़ो के अंतिम चरण में आभास होता है कि यहाँ पुरुषों, महिलाओं तथा बच्चों का जनसंहार किया गया था। पारिस्थितिकी साक्ष्य के आधार पर इंद्र अभियुक्त माना जाता है। यहाँ से यहाँ तक जो भी चीजें लिखी हुई हैं वो ये कहा जा रहा है कि पहले ऋग्वेद पढ़ा गया, ऋग्वेद में पुर शब्द का यूज हुआ जिसका मतलब ये था कि प्राचीर या किला। अब यहाँ पर कहा गया कि पहले जो ऋग्वेद में लिखा हुआ है कि इंद्र जो थे वो विध्वंसक के रूप में यूज किया जाता है। इंद्र के ऋग्वेद में क्या है, इंद्र को पुरंदर कहा गया है, विध्वंसक के रूप में यहाँ पर गढ़ विध्वंसक के रूप में कहा गया। तो यहाँ पर पहले क्या किया जाए, जब ऋग्वेद को पढ़े विद्वान तो ये मान रहे थे कि ये सब चीजें झूठी हैं, मिथक हैं। लेकिन जब हड़प्पा के बारे में जाना, हड़प्पा के बारे में खुदाई चलती गई, चीजें मिलती गई, तो एक तरीके से ये सोच रहे हैं कि हड़प्पा का जो पतन हुआ होगा तो हो सकता है कि यहाँ पर इंद्र का रोल हुआ। यहाँ पर इंद्र को हड़प्पा सभ्यता के अंत से रिलेट करके देखा जा रहा है। उन्नीस के दशक में जॉर्ज डेल्स नामक पुरातत्वविद ने
जॉर्ज रेल्स नाम का एक आर्कियोलॉजिस्ट है, उसने मोहनजोदड़ो में जनसंहार के साक्ष्यों पर सवाल उठाए। उन्होंने दिखाया कि उस स्थान पर मिले सभी अस्थिपंजर एक ही काल से संबद्ध नहीं थे। तो यहाँ पर 1960 के टाइम पर एक आर्कियोलॉजिस्ट थे जॉर्ज डेल्स, तो इन्होंने कहा कि मोहनजोदड़ो से जो हमें अस्थि और पंजर मिले हुए हैं, हाथ वोथ के हड्डियां मिली हुई हैं, उनका काल देखा गया। तो इनका जो काल है, मरने का काल, मरने के टाइम, ये अलग अलग है। तो कह रहे हैं ऐसा कैसे हो सकता है, अगर ये जनसंहार होता तो एक ही टाइम फिर मरते। इन सभी का जो कार्बन डेटिंग करने के बाद पता चला तो एक ही टाइम आता, अलग अलग क्यों है? इसका मतलब ये कहीं ना कहीं है कि पहले कोई मरा था, उसको वहां पर गाड़ दिया गया था, उसके बाद फिर कोई और मरा तो उस वहीं पर किसी दूसरे को गाड़ दिया गया, लेकिन एक ही टाइम पर ये लोग नहीं मरे हैं। हालांकि इनमें से दो से निश्चित रूप से संघार के संकेत मिलते हैं, पर अधिकांश अस्थियां जिन संदर्भों में मिली है वे इंगित करती हैं कि ये अत्यंत लापरवाही तथा श्रद्धाहीन तरीके से बनाए गए शवाधान थे। शहर के अंतिम काल से संबंध विनाश का कोई स्तर नहीं है, व्यापक स्तर पर अग्निकांड के चिन्ह नहीं है, चारों ओर फैले हथियारों के बीच कवचधारी सैनिकों के शव नहीं है, दुर्ग से जो शहर का एकमात्र किलेबंद भाग था, अंतिम आत्मरक्षण के कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। तो कई सारी चीजों को देख करके, साक्ष्यों को देखकर कह रहे हैं कि यहाँ पर जनसंहार तो नहीं हुआ है। जैसा कि आप देख सकते हैं कि तथ्यों को सावधानी पूर्वक पुनरीक्षण कभी कभी पूर्ववर्ती व्याख्याओं को पूरी तरह से उलट देता है। इस संबंध में राखीगढ़ी पुरस्थल पर हाल ही में किए गए पुरातत्व आनुवांशिक अनुसंधान का उल्लेख करना आवश्यक है। यह पूरा स्थल हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। जो राखीगढ़ी है वो कहाँ स्थित है? हरियाणा के हिसार जिले में स्थित है। ये आपको ध्यान रखना है एग्जाम के हिसाब से। यह सबसे बड़ा हड़प्पा कालीन शहर है जो 550 हेक्टेयर क्षेत्र में फैला हुआ है। हड़प्पा वासियों के आनुवांशिक इतिहास का अध्ययन करने के लिए राखीगढ़ी में खुदाई से प्राप्त मानव कंकाल के अवशेषों से डीएनए निकाला गया। यह शोध कार्य डेक्कन कॉलेज डीम्ड यूनिवर्सिटी पुणे द्वारा सेंटर फॉर सेल्यूलर एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी हैदराबाद और हार्वर्ड मेडिकल कॉलेज के सहयोग से किया गया। तो हरियाणा के जो राखीगढ़ी है वहां पर से जो जो चीजें मिली हैं, तो जो अवशेष मिले हैं, मानव के कंकाल मिले हुए हैं, उसका डीएनए लिया गया, डीएनए से यहाँ पर डीएनए चेक किया गया। आंकड़ों के विश्लेषण से पता चलता है कि हड़प्पावासी इस क्षेत्र के मूल निवासी थे। हड़प्पा वासियों की आनुवांशिक जड़ें 10,000 ईसा पूर्व तक जाती हैं। डीएनए को देख करके पता चलता है कि इनका जो आनुवांशिकी जुड़ा हुआ था वो 10,000 साल जुड़े हुए थे एक दूसरे से। हड़प्पा वासियों का डीएनए आज तक कायम है और दक्षिण एशियाई आबादी का अधिकांश हिस्सा उनके वंशज प्रतीत होते हैं। जो हड़प्पा वासी का डीएनए रहा है आज भी वो मिल रहा है। हड़प्पा वासियों के दूर दराज के क्षेत्र के साथ व्यापार, सांस्कृतिक संपर्कों के कारण कम मात्रा में जीनों का मिश्रण हुआ। आनुवांशिक इतिहास के साथ साथ सांस्कृतिक इतिहास में बिना किसी रुकावट के निरंतरता का प्राप्त होना तथा कथित आर्यों के बड़े पैमाने पर आगमन के सिद्धांत को पूर्णतः गलत सिद्ध करता है। इस शोध से यह भी पता चलता है कि सीमावर्ती इलाकों और दूर दराज के इलाकों से आने वाले लोग भारतीय समाज में समाहित हो गए थे। किसी भी स्तर पर भारतीयों का आनुवांशिक इतिहास ना ही बाधित हुआ न खंडित हुआ। जैसे जैसे हड़प्पावासी ईरान और मध्य एशिया की ओर बढ़ने लगे, उनके जीन भी धीरे धीरे उन क्षेत्रों में फैलने लगे। शोधकर्ताओं की इसी टीम ने हड़प्पा संस्कृति के लोगों की 3D आकृतियों का पुनर्निर्माण किया। हड़प्पा संस्कृति के स्त्री और पुरुषों के पुनर्निर्मित चेहरों का उल्लेखनीय रूप से हरियाणा की वर्तमान आबादी के चेहरों के साथ समानता है और इस शोध से इस क्षेत्र में 5,000 वर्षों की आनुवांशिक तथा सांस्कृतिक निरंतरता दिखाई देती है। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, जो कंकाल मिले, डीएनए मिले, चेक किया गया, उसके बाद उन्होंने तब से लेकर के आज तक के लोगों का हिसाब निकाल डाला और ये देखा गया कि इन कंकालों के ऊपर 3D के तौर पर तैयार किया गया कि मांस चढ़ाया जाए, खाल चढ़ाया जाए, तो ये लोग दिखते कैसे थे और बदलाव समय के हिसाब से कैसा आया होगा। तो देखें कि हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो आनुवांशिक है, जो जीन है, गुण है, वो अभी तक चलते आया हुआ है। और ये देखिए हड़प्पा के पुरुष और स्त्री के 3D चेहरों की विशेषताओं का पुनर्निर्माण किया गया, तो इस तरीके से वो दिखाई दिए। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है हड़प्पा सभ्यता की खोज।
अब खोज किसने की, कैसे की, यहाँ पर इसके बारे में बताया गया। अब तक हमने हड़प्पा सभ्यता के विभिन्न पहलुओं का विश्लेषण इस संदर्भ में किया है, किस प्रकार पुरातत्वविदों ने भौतिक अवशेषों से प्राप्त साक्ष्यों के माध्यम से एक आकर्षक इतिहास के अलग अलग अंशों को एक साथ जोड़ा है। लेकिन एक और कहानी भी है कि किस प्रकार पुरातत्वविदों ने सभ्यता की खोज की। अभी तक हमने जितनी चीजें पढ़ी, जिसमें आर्कियोलॉजिस्ट ने क्या किया, अलग अलग सामान लिए, खोजे, देखे, खुदाई किए और फिर सभी लोगों को जोड़ करके एक इतिहास, एक हिस्ट्री तैयार की कि ऐसा रहा होगा। तो वो खोज कैसे किए, कहाँ से शुरू हुआ, इसके बारे में बात चल रही है। जब हड़प्पा सभ्यता के शहर नष्ट हो गए तो लोग धीरे धीरे उनके विषय में सब कुछ भूल गए। जब लोगों ने इस क्षेत्र में सहस्त्राब्दियों बाद रहना आरंभ किया, तब वे यह नहीं समझ पाए कि बाढ़ या मिट्टी के कटाव के कारण अथवा खेत की जुताई के समय या फिर खजाने के लिए खुदाई के समय यदा कदा धरती की सतह पर आने वाली अपरिचित पुरावस्तुओं का क्या अर्थ लगाया जाए। यहाँ पर एक चीज लिखी है, आर्कियोजेनेटिक्स प्राचीन जनसंख्या के डीएनए का अध्ययन है। 2500 साल पहले के इंसानों के लिए जो डीएनए है उसे चेक किए, उसे आर्कियोजेनेटिक्स बोलते हैं। इसमें जनसंख्या इतिहास को समझने के लिए आणविक जेनेटिक्स के विभिन्न तरीके शामिल हैं, तो ये भी पता हो आपको, ठीक है। कनिंघम का भ्रम। जब भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंघम ने 19वीं शताब्दी के मध्य में पुरातात्विक उत्खनन आरंभ किए, तब पुरातत्वविद अपने अन्वेषणों के मार्गदर्शन के लिए लिखित स्रोतों का प्रयोग अधिक पसंद करते थे। जो आर्कियोलॉजिस्ट थे तो इनके पास लिखी हुई चीजें जो रखी हुई थी, तो उससे कोई भी चीज ढूंढने के लिए ये ज्यादा इंटरेस्ट रखते थे। पहले से कोई चीज को खुदाई किए फिर वहां से किसी भी चीज के बारे में पता करना उतना ज्यादा इंटरेस्ट ये नहीं रखते थे। यहाँ तक कि कनिंघम की मुख्य रुचि भी आरंभिक ऐतिहासिक तथा उसके बाद के कालों से संबंधित पुरातत्व में थी। आरंभिक बस्तियों की पहचान के लिए उन्होंने 4वीं से 7वीं शताब्दी ईस्वी के बीच उपमहाद्वीप में आए चीनी बौद्ध तीर्थयात्रियों द्वारा छोड़े गए वृत्तांतों का प्रयोग किया। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट थे, ये पुरानी जितनी किताबें थी जो पुराने इतिहास के बारे में बता रहे थे, जैसे कि कई सारे यात्री थे जो आए अपने टाइम के बारे में बताए, अपने विवरण में बताए, उनको पढ़ करके और उसी हिसाब से इन्हें खोजना पसंद आता था आर्कियोलॉजिस्ट को। तो उसी से खोज कनिंघम भी करते हैं। कनिंघम ने अपने सर्वेक्षणों के दौरान मिले अभिलेखों का संग्रहण, प्रलेखन तथा अनुवाद भी किया। उत्खनन के समय वे ऐसी पुरावस्तुओं को खोजने का प्रयास करते जो उनके विचार में सांस्कृतिक महत्व की थी। ये इमेज देख रहे हैं, ये कनिंघम द्वारा हड़प्पा से प्राप्त पहली ज्ञात मुहर का बनाया गया रेखा चित्र है। हड़प्पा जैसा पूरा स्थल जो चीनी यात्रियों के यात्रा कार्यक्रम का हिस्सा नहीं था और जो एक आरंभिक ऐतिहासिक शहर नहीं था, कनिंघम के अन्वेषण के ढांचे में उपयुक्त नहीं बैठता था। इसीलिए हालांकि हड़प्पाई पुरावस्तुओं 19वीं शताब्दी में कभी कभी मिलती थी और इनमें से कुछ तो कनिंघम तक पहुंची भी थी, फिर भी वह समझ नहीं पाए कि वे पुरावस्तुएं कितनी प्राचीन थी। एक अंग्रेज ने कनिंघम को एक हड़प्पाई मुहर दी। उन्होंने मुहर पर ध्यान तो दिया, पर उन्होंने उसे एक ऐसे कालखंड में दिनांकित करने का असफल प्रयास किया जिससे वे परिचित थे। ऐसा इसलिए था क्योंकि कई और लोगों की तरह ही उनका भी यह मानना था कि भारतीय इतिहास का प्रारंभ गंगा की घाटी में पनपे पहले शहरों के साथ ही हुआ था। उनकी सुनिश्चित अवधारणा के चलते यह कोई आश्चर्य की बात नहीं है कि हड़प्पा के महत्व को समझने में चूक गए। यहाँ पर शॉर्ट में अगर समरी की बात करें तो कनिंघम क्या कर रहे थे कि इनके पास जो साक्ष्य उपलब्ध थे, जैसे कि पुराने इतिहासकारों की इतिहास, उन्हें पढ़ा। उसके बाद वो अपनी थिंकिंग वहीं तक रखते हैं कि ये जो भी चीजें हमें मिल रही है पुरानी, वो इसी काल की होंगी। लेकिन जब देखे कि हड़प्पा की कई सारी वस्तुएं हैं जो चीनी यात्री या बाकी इतिहासकारों ने लिखा उनसे मेल नहीं खा रहे, तो यहाँ पर वो सोचने पर मजबूर हुए कि आखिर किस चीज से कनेक्ट हो सकता है। पूरा स्थल, टीले और स्तर। पुरातात्विक पूरा स्थल वस्तुओं, संरचनाओं के निर्माण, प्रयोग और फिर उन्हें त्याग दिए जाने से बनते हैं।
जब लोग एक ही स्थान पर नियमित रूप से रहते हैं तो भूमिखंड के अनवरत प्रयोग तथा पुनः उपयोग से आवासीय मलबों का निर्माण हो जाता है, जिन्हें टीला कहा जाता है। तो टीला किसे कहते हैं, ये यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको अपने एग्जाम के हिसाब से याद रखना है। अल्पकालीन या स्थायी परित्याग की स्थिति में हवा या पानी की प्रक्रियाशीलता और कटाव के कारण भूमिखंड के स्वरूप में बदलाव आ जाता है। इन टीलों में मिले स्तरों से प्राप्त प्राचीन वस्तुओं से आवास का पता चलता है। ये स्तर एक दूसरे से रंग, प्रकृति और इनमें मिली पुरावस्तुओं के संदर्भ में भिन्न होते हैं। परित्यक्त स्तरों, जिन्हें बंजर स्तर कहा जाता है, की पहचान इन सभी लक्षणों के अभाव से की जाती है। सामान्य तौर पर सबसे निचले स्तर प्राचीनतम और सबसे ऊपरी नवीनतम होते हैं। इन स्तरों के अध्ययन को स्तर क्रम विज्ञान कहा जाता है। स्तर क्रम विज्ञान क्या है, ये ध्यान रखें। स्तरों में मिली पुरावस्तुओं का विशेष सांस्कृतिक कालखंडों से संबद्ध किया जा सकता है, जिससे एक पुरा स्थल का पूरा सांस्कृतिक क्रम पता किया जा सकता है। टॉपिक है एक नवीन प्राचीन सभ्यता। अब ये कौन सी सभ्यता है? कालांतर में 20वीं शताब्दी के आरंभिक दशकों में दयाराम साहनी जैसे पुरातत्वविदों ने हड़प्पा में मोहरे खोज निकाली। किसने? दयाराम साहनी ने, जो निश्चित रूप से आरंभिक ऐतिहासिक स्तरों से कई अधिक प्राचीन स्तरों से संबंधित थी। अब इनके महत्व को समझा जाने लगा। एक अन्य पुरातत्वविद राखाल दास बनर्जी ने हड़प्पा से मिली मोहरों के समान मोहरे मोहनजोदड़ो से खोज निकाली, जिससे अनुमान लगाया गया कि ये दोनों पुरा स्थल एक ही पुरातात्विक संस्कृति के भाग थे। तो राखाल दास बनर्जी ने क्या किया? मोहनजोदड़ो से हड़प्पा जैसा मोहर उनको मिला। दयाराम साहनी को क्या, वो भी मोहर की खोज कर लेते हैं हड़प्पा में। तो यहाँ कनेक्शन किस तरीके से बनता है, ध्यान देना। इन्हीं खोजों के आधार पर 1924 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल जॉन मार्शल ने पूरे विश्व के समक्ष सिंधु घाटी में एक नवीन सभ्यता की खोज की घोषणा की। जैसा कि एस.एन. राव द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी में लिखते हैं, मार्शल ने भारत को जहां पाया था उसे उससे 3000 वर्ष पीछे छोड़ा। ऐसा इसलिए था क्योंकि मेसोपोटामिया के पुरास्थलों में हुए उत्खनन से हड़प्पा पुरास्थलों पर मिली मोहरे जैसी पर तब तक पहचानी ना जा सकी मोहरे मिली थी। इस प्रकार विश्व को न केवल एक नई सभ्यता की जानकारी मिली, पर यह भी कि वह मेसोपोटामिया के समकालीन थी। तो यहाँ बताया गया कि मार्शल थे और मार्शल ने देखा कि जो जगह जो चीजें मिल रही हैं और इन जगहों के बारे में, ये किसी एक काल के बारे में है, किसी एक सभ्यता के बारे में है। तब इन्होंने पूरे विश्व में सबकी घोषणा की कि भारत में एक ऐसी सभ्यता इस काल के बीच रही है। एस.एन. राव ने एक किताब लिखी है द स्टोरी ऑफ इंडियन आर्कियोलॉजी। तो ये आपको याद रखना है एग्जाम के हिसाब से, आपके एग्जाम के लिए ये इंपॉर्टेंट है। भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल के रूप में जॉन मार्शल का कार्यकाल वास्तव में भारतीय पुरातत्व में एक व्यापक परिवर्तन का काल था। वे भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे और वे यहाँ यूनान और क्रिट में अपने कार्य का अनुभव भी लाए। हालांकि अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि कनिंघम की तरह उन्हें भी आकर्षक खोजों में दिलचस्पी थी, पर उनमें दैनिक जीवन की पद्धतियों को जानने की अधिक उत्सुकता रही है। मार्शल पुरा स्थल के स्तर विन्यास को पूरी तरह अनदेखा कर पूरे टीले में समान परिमाण वाली नियमित क्षैतिज इकाइयों के साथ साथ उत्खनन करने का प्रयास करते थे। इसका अर्थ हुआ कि अलग अलग स्तरों से संबद्ध होने पर भी एक इकाई विशेष से प्राप्त सभी पुरा वस्तुओं को सामूहिक रूप से वर्गीकृत कर दिया जाता था। परिणाम स्वरूप इन खोजों के संदर्भ के विषय में बहुमूल्य जानकारी हमेशा के लिए लुप्त हो जाती थी। टॉपिक है नई तकनीकें तथा प्रश्न। 1944 में भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण के डायरेक्टर जनरल बने R.E.M. व्हीलर ने इस समस्या का निदान किया। व्हीलर ने पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के स्तर विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। साथ ही सेना के पूर्व ब्रिगेडियर के रूप में उन्होंने पुरातत्व की पद्धति में एक सैनिक परिशुद्धता का समावेश भी किया।
हड़प्पा सभ्यता की भौगोलिक सीमाओं का आज की राष्ट्रीय सीमाओं से बहुत थोड़ा या कोई संबंध नहीं है, लेकिन उपमहाद्वीप के विभाजन तथा पाकिस्तान के बनने के पश्चात प्रमुख ज्ञात पुरास्थल जो अब पाकिस्तान में स्थित है, इसी कारण से भारतीय पुरातत्वविदों ने भारत में पुरास्थलों को चिन्हित करने का प्रयास किया। कच्छ में हुए व्यापक सर्वेक्षण से कई हड़प्पाई बस्तियां प्रकाश में आईं। पंजाब और हरियाणा में किए गए अन्वेषणों से हड़प्पा स्थलों की सूची में कई नाम जुड़ गए। हालांकि कालीबंगा, लोथल, राखीगढ़ी, हाल ही में हुई धौलावीरा की खोज, वहां हुए अन्वेषण तथा उत्खनन इन्हीं प्रयासों का एक हिस्सा है। नए अन्वेषण अब भी जारी हैं। इन दशकों में नए प्रश्न महत्वपूर्ण हो गए। यहाँ कुछ पुरातत्वविद आमतौर पर सांस्कृतिक उपक्रम का पता लगाने के इच्छुक रहते हैं, वहीं कुछ विशेष पुरास्थलों की भौगोलिक स्थिति के पीछे निहित कारणों को समझने का प्रयास करते हैं। वे पुरा वस्तुएं रूपी निधि से भी जूझते हैं और उनकी संभावित उपयोगिताओं को समझने का प्रयास करते हैं। 1980 के दशक से हड़प्पाई पुरातत्व में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भी रुचि लगातार बढ़ती रही है। हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों स्थानों पर उपमहाद्वीप के तथा विदेशी विशेषज्ञ संयुक्त रूप से कार्य करते रहे हैं। वे आधुनिक वैज्ञानिक तकनीकों का प्रयोग करते हैं, जिनमें मिट्टी, पत्थर, धातु की वस्तुएं तथा वनस्पति और जानवरों के अवशेष प्राप्त करने हेतु सतह का अन्वेषण और साथ ही उपलब्ध साक्ष्य के हर सूक्ष्म टुकड़े का विश्लेषण सम्मिलित है। यह अन्वेषण भविष्य में रोचक परिणामों की आशा दिलाते हैं। यहाँ पर अगर सार देखा जाए तो एक ही चीज है कि पहले तो जो इंडिया में पहले से आर्कियोलॉजिस्ट थे वो तो खोज कर ही रहे थे, अब विदेशी भी मिलकर के खोज करते जा रहे हैं। धीरे धीरे करके ऐसा था कि जब खोज की गई तो हड़प्पा की कोई सीमा निर्धारित नहीं थी कि इतने तक ही हड़प्पा सभ्यता थी। पर जैसे जैसे हम भारत और पाकिस्तान में बट गए तो देखा गया कि कुछ हिस्सा पाकिस्तान में चला गया, कुछ हिस्सा भारत में है। तो भारत में धीरे धीरे खोज करते करते देखा गया कि लोथल, धौलावीरा है, ये सब बाद की खोजें हैं और यहाँ पर जो चीजें मिलते जा रही हैं, सभ्यता के बारे में पता चलते जा रही है, तो उम्मीद लगाई जा रही है कि अभी और भी ऐसे जगह होंगे जिनके बारे में अभी हम खोज सकते हैं जो हड़प्पा सभ्यता से रिलेट करता है। टॉपिक है अतीत को जोड़कर पूरा करने की समस्याएं। जैसा कि हमने देखा है, हड़प्पाई लिपि से इस प्राचीन सभ्यता को जानने में कोई मदद नहीं मिलती, बल्कि ये भौतिक साक्ष्य हैं जो पुरातत्वविदों को हड़प्पा जीवन को ठीक प्रकार से पुनर्निर्मित करने में सहायक होते हैं। ये वस्तुएं मृदभांड, औजार, आभूषण, घरेलू सामान हो सकती हैं। कपड़ा, चमड़ा, लकड़ी, सरकंडे जैसे जैविक पदार्थ सामान्यतः सड़ जाते हैं। विशेष रूप से उष्णकटिबंधीय क्षेत्रों में तो और भी सड़ जाते हैं। जो वस्तुएं बच जाती हैं वे पत्थर, पकी मिट्टी तथा धातु हैं। यह भी याद रखना आवश्यक है कि केवल टूटी हुई अथवा अनुप्रयोग वस्तुएं ही फेंकी जाती थी, अन्य वस्तुएं संभवतः पुनः चक्रित की जाती थी। परिणाम स्वरूप जो बहुमूल्य वस्तुएं अक्षत अवस्था में मिलती हैं, या तो वे अतीत में खो गई थी या फिर संचयन के पश्चात कभी दोबारा प्राप्त नहीं की गई थी। अन्य शब्दों में कुछ खोजें प्रारूपी के बजाय संयोगिक होती हैं। खोजों का वर्गीकरण। पुरा वस्तुओं की पुनः प्राप्ति पुरातात्विक उद्यम का आरंभ मात्र है। इसके बाद पुरातत्वविद अपनी खोजों को वर्गीकृत करते हैं। वर्गीकरण का एक सामान्य सिद्धांत प्रयुक्त पदार्थ जैसे कि पत्थर है, मिट्टी है, धातु, अस्थि, हाथी दांत आदि के संबंध में होता है। दूसरा और अधिक जटिल उनकी उपयोगिताओं के आधार पर होता है। जो वस्तुएं मिल रही हैं कि सामान का यूज किस तरीके से हुआ, फिर उपयोगिता के आधार पर अलग अलग खंडों में बांटा जाता है जो जो वस्तुएं मिली हुई हैं। पुरातत्वविदों को यह तय करना पड़ता है कि उदाहरणतः कोई पूरा वस्तु एक औजार है या एक आभूषण है या फिर दोनों या अनुष्ठानिक प्रयोग की कोई वस्तु है। जो आर्कियोलॉजिस्ट है ये डिसाइड करने में बेचारे बड़े परेशान होते हैं कि जो चीजें मिली हुई है उसका यूज किस तरीके से होता था, औजार के रूप में, आभूषण के रूप में या फिर पूजा पाठ के लिए। किसी पूरा वस्तु की उपयोगिता की समझ अक्सर आधुनिक समय में प्रयुक्त वस्तुओं से उनकी समानता पर आधारित होती है। मनके, चक्कियां, पत्थर के फलक, पात्र इसके स्पष्ट उदाहरण हैं। तो जो आर्कियोलॉजिस्ट हैं क्या करते हैं कि जो उस टाइम का हड़प्पा सभ्यता के टाइम के जो सामान थे और आज का जो सामान कनेक्ट करके कि जो चक्की मिली हुई है उस टाइम पर आटा पीसते ही रहे होंगे जैसे कि आज पीसते हैं,
जो मन के मिले हुए हैं, पत्थर के फलक मिले हुए हैं, जैसा आज यूज होता है वैसे उस टाइम पर। तो आज जो यूज है उसी यूज को उस टाइम पर कनेक्ट करके फिर देखा जा रहा है, बट रियलिटी में उस टाइम पर उसका यूज क्या होता था हमें क्या पता। पुरातत्वविद किसी पुरा वस्तु की उपयोगिता को समझने का प्रयास उस संदर्भ के परीक्षण के माध्यम से भी करते हैं जिसमें वह मिली थी। क्या वे घर में मिली थी, नाले में मिली थी, कब्र में मिली थी या फिर भट्टी में। कभी कभी पुरातत्वविदों को अप्रत्यक्ष साक्ष्यों का सहारा लेना पड़ता है। उदाहरण के लिए, हालांकि कुछ हड़प्पा स्थलों से कपास के टुकड़े मिले हैं, पर पहनावे के विषय में जानने के लिए हमें अप्रत्यक्ष साक्ष्यों जैसे मूर्तियों में चित्रण पर निर्भर रहना पड़ता है। हड़प्पा से कपास के टुकड़े मिले हुए हैं, ये ध्यान रखना है। हम ये अनुमान लगा रहे हैं कि ये लोग कपड़े पहनते थे, लेकिन कपड़ा तो नहीं मिला हुआ है, इतने लंबा टाइम हो गया है, लेकिन मूर्तियां मिली हैं। पुरातत्वविदों को संदर्भ की रूपरेखाओं को विकसित करना पड़ता है। हमने देखा है कि पहली प्राप्त हड़प्पाई मुहर को तब तक नहीं समझा जा सका जब तक पुरातत्वविदों को उसे समझने के लिए सही संदर्भ नहीं मिला। सांस्कृतिक अनुक्रम जिसमें वह मिली थी तथा मेसोपोटामिया में हुई खोजों की तुलना में दोनों के संबंध में। व्याख्या की समस्याएं। पुरातात्विक व्याख्या की समस्याएं संभवतः सबसे अधिक धार्मिक प्रथाओं के पुनर्निर्माण के प्रयासों में सामने आती है। आरंभिक पुरातत्वविदों को लगता था कि कुछ वस्तुएं जो असामान्य और अपरिचित लगती थी संभवतः धार्मिक महत्व की होती थी। इनमें आभूषणों से लदी हुई नारी, मृण मूर्तियां जिनमें से कुछ के शीर्ष पर विस्तृत प्रसाधन थे शामिल है। इन्हें मात्र देवियों की संज्ञा दी गई थी। पुरुषों की दुर्लभ पत्थर से बनी मूर्तियां जिनमें उन्हें एक लगभग मानकीकृत मुद्रा में एक हाथ घुटने पर रख बैठा हुआ दिखाया गया था, जैसा कि पुरोहित राजा को भी इसी प्रकार वर्गीकृत किया गया था। अन्य दृष्टांतों में संरचनाओं को अनुष्ठानिक महत्व का माना गया। इनमें विशाल स्नानागार, कालीबंगन और लोथल से मिली वेदियां सम्मिलित हैं। बहुत सी चीजें ऐसी मिली थी जिनको ये लोग पूजा पाठ से जोड़ देते थे। हड़प्पा में ये पूजा पाठ वाली चीजें रही होंगी, जैसे कि ये जो मूर्ति मिली हुई है, ये सोच रहे हैं कि ये मृण मूर्ति मात्र देवी की है, जो हड़प्पा के टाइम पर पूजी जाती रही होगी। मोहरों जिनमें कुछ पर संभवतः अनुष्ठान के दृश्य बने हैं के परीक्षण से धार्मिक आस्थाओं और प्रथाओं को पुनर्निर्मित करने का प्रयास भी किया गया है। कुछ अन्य जिन पर पेड़ पौधे उत्कीर्णित हैं, मान्यता अनुसार प्रकृति की पूजा के संकेत देते हैं। मोहरों पर बनाए गए कुछ जानवर, जैसे कि एक सींग वाला जानवर जिसे आम तौर पर एक श्रृंगी कहा जाता है, कल्पित तथा संश्लिष्ट लगते हैं। कुछ मोहरों पर एक आकृति जिससे पालथी मारकर योगी की मुद्रा में बैठा दिखाया गया है और कभी कभी जिसे जानवरों से घिरा दर्शाया गया है को अद्य शिव अर्थात हिंदू धर्म के प्रमुख देवताओं में से एक का आरंभिक रूप की संज्ञा दी गई है। ये बताया गया है कि जो हड़प्पा के टाइम पर कुछ चीजें मिली हैं, जैसे मृण मूर्ति की बात की गई, और कई सारे मुहर मिले हैं जिनमें पेड़ पौधे पत्तियां हैं। तो ये सोच रहे हैं कि जरूर ये प्रकृति की पूजा करते रहे होंगे। कुछ जगह पर अनुष्ठान पूजा पाठ का इमेज बना हुआ है जैसे मोहरों में, तो यहाँ से पता चलता है कि पूजा पाठ करते रहे होंगे। फिर कुछ जगहों पर क्या है कि पलथी मार करके एक योगी मुद्रा में बैठे हुए हैं, तो यहाँ पर उनके बारे में भी बताया गया है कि हो सकता है कि ये भगवान हो, भगवान शिव के हों, क्योंकि वैसी मूर्ति बनी हुई है। कई बार उनके आसपास काफी जानवर के इमेज बना हुआ है। इसके अतिरिक्त पत्थर की शंक्वाकार वस्तु के लिंग के रूप में वर्गीकृत किया गया है। हड़प्पाई धर्म के कई पुनर्निर्माण इस अनुष्ठान के आधार पर किए गए हैं कि आरंभिक तथा बाद की परंपराओं में समानताएं होती हैं। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि अधिकांशतः पुरातत्वविद ज्ञात से अज्ञात की ओर बढ़ते हैं, अर्थात वर्तमान से अतीत की ओर। हालांकि यह नीति पत्थर की चक्कियों और पात्रों के संबंध में युक्ति संगत हो सकती है, लेकिन धार्मिक प्रतीक के संदर्भ में यह अधिक संदिग्ध रहती है। उदाहरण के लिए आइए हम आद्य शिव मोहरों को देखते हैं। तो यहाँ पर ये जो इमेज आप देख रहे हैं, इमेज ये आद्य शिव की है। ये बीच में योगी है और उसके बाद चारों तरफ जानवरों का चित्र बना हुआ है जिसे आद्य शिव कहा जा रहा। सबसे आरंभिक धार्मिक ग्रंथ ऋग्वेद में, जो कि लगभग 1500 से 1000 ईसा पूर्व के बीच लिखा गया था,
इसमें रुद्र नामक एक देवता का उल्लेख मिलता है, जो बाद की पौराणिक परंपराओं में शिव के लिए प्रयुक्त एक नाम है। शिव जी का दूसरा नाम रुद्र है, ये आपको पता होगा। तो यहाँ पे कहा जा रहा है कि ऋग्वेद में रुद्र नाम के देवता का वर्णन है, और यहाँ पर आद्य शिव के इमेज जो मिला हुआ है, तो उनको शिव से जोड़ करके देखा जा रहा है। लेकिन शिव के विपरीत रुद्र को ऋग्वेद में ना तो पशुपति और ना ही एक योगी के रूप में दिखाया गया है। दूसरे शब्दों में यह चित्रण ऋग्वेद में दिए गए रुद्र के विवरण से मेल नहीं खाता। फिर क्या यह कोई शमन था, जैसा कि कुछ विद्वानों ने सुझाया है? तो सबके अपने अपने विचार हैं कि हो सकता है ऋग्वेद में जो रुद्र हैं और जो आद्य शिव हैं ये दोनों सेम हैं, कुछ लोग कहते हैं सेम नहीं है। तो ये सब चीज अभी डाउट में है। समन क्या होता है? समन वे महिलाएं और पुरुष होते हैं जो जादुई तथा इलाज करने की शक्ति होने और साथ ही दूसरी दुनिया से संपर्क साधने का सामर्थ्य का दावा करते हैं। ये समन कहलाता है। अब इसके बाद आगे देखना, यहाँ पर आप एक इमेज देख रहे हैं। इस इमेज को यहाँ पर मोहर या लिंग का नाम दिया गया है। इससे रिलेटेड कुछ बातें लिखी हुई है, इस पर ध्यान देते हैं। सबसे आरंभिक उत्खनकों में से एक मैके इन पत्थरों के विषय में यह कहते हैं। तो मैके नाम का एक इंसान है जो ये बातें कहता है। लाजवद मणि, जैस्पर, चार्ल्स टेडनी तथा अन्य पत्थरों से बने छोटे आकार के शंकुओं जो सुंदरता से तरासे और तैयार किए गए थे तथा जो 2 इंच से भी कम ऊंचाई के थे, उनको लिंग माना गया है। तो यहाँ पर जो आप इमेज देख रहे हैं, कुछ लोग इसे मोहर कह रहे हैं तो कुछ लोग इसे लिंग मान रहे हैं। दूसरी तरफ यह भी संभव है कि इनका प्रयोग पट्टों पर खेले जाने वाले खेलों में होता था। इस बात को कहा जा रहा है कि कुछ लोग खेलने के लिए भी इसका यूज करते रहे होंगे। इतने दशकों में हुए पुरातात्विक कार्यों की क्या उपलब्धि है? हड़प्पाई अर्थव्यवस्था के बारे में अब हमारी जानकारी कुछ बेहतर है। हम सामाजिक भिन्नताओं की गुत्थी सुलझाने में सफल हुए और सभ्यता की कार्य प्रणाली के विषय में हमारी जानकारी कुछ बढ़ी है। सच में यह स्पष्ट नहीं है कि लिपि के पढ़े जाने की स्थिति में हम और कितना जान पाते हैं, क्योंकि अभी तक हम हड़प्पा से रिलेटेड जो लिपि है उसको नहीं पढ़ पाए। अगर उसको पढ़ पाते तो और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमें पता चल जाता। यदि एक द्विभाषिक अभिलेख मिलता है तो हड़प्पा निवासियों द्वारा बोली जाने वाली भाषाओं के विषय में प्रश्नों पर संभवतः विराम लग सकता है। कई पुनर्निर्माण अभी भी संदिग्ध बने हुए हैं। क्या विशाल स्नानागार एक अनुष्ठानिक संरचना थी? साक्षरता कितनी व्यापक थी? हड़प्पाई कब्रिस्तानों में सामाजिक भिन्नताएं कम क्यों दिखाई देती हैं? स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े प्रश्न भी अनुत्तरित हैं। यहाँ पर देखा गया कई सारे सवाल हैं। जो विशाल स्नानागार, इतना बड़ा स्नानागार मिला है, नहाने का जो जगह मिला हुआ है, तो वो सच में पूजा पाठ के लिए ही था या किसी और काम के लिए था? और वहां पर पढ़े लिखे लोग किस तरीके से, कितना पढ़े थे, ये नहीं पता चल पा रहा है। जो कब्रिस्तान मिले हुए हैं, उन कब्रिस्तान में जो भिन्नताएं, डिफरेंस है, वो बहुत कम मात्रा में है। तो देख रहे हैं कि समाज में सच में भिन्नता थी भी या नहीं थी। और यहाँ पर पुरुष और स्त्री, मतलब मेल फीमेल में क्या डिफरेंस है, उससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस हैं मन में कि क्या महिलाएं मृदभांड बनाती थी या फिर केवल उन्हें रंगने का कार्य करती थी? दूसरे शिल्प कर्मियों के क्या कार्य थे? नारी मृण मूर्तियों का क्या उपयोग था? हड़प्पा सभ्यता के संदर्भ में स्त्री पुरुष संबंधों से जुड़े पहलुओं पर बहुत कम विद्वानों ने अन्वेषण किए हैं और यह भविष्य में होने वाले कार्य के लिए पूरी तरह से नया क्षेत्र है। हड़प्पा और वैदिक लोगों के बीच संबंधों पर और अधिक शोध की आवश्यकता है। कुछ विद्वानों का तर्क है कि हड़प्पावासी ही वैदिक लोग थे। कुछ लोग तो कह रहे हैं कि हड़प्पा वासियों का पतन हो गया था और कुछ लोगों का कहना है कि वही लोग आगे चल करके वैदिक लोग बन गए, वैदिक युग आया। ये जो आप इमेज देख रहे हैं, ये इमेज पक्की मिट्टी की खिलौना है और ये खिलौना गाड़ी, जैसे कि बैलगाड़ी है, बैलगाड़ी की तरह इस टाइप की गाड़ी का इमेज बना हुआ है। यहाँ पर बाकी इंफॉर्मेशन तो कंप्लीट है। अब यहाँ पर आरंभिक भारतीय पुरातत्व के कुछ कालखंड हैं, उनके बारे में भी शॉर्ट में देख लेते हैं। 20 लाख वर्ष वर्तमान से पहले, 20 लाख साल पहले की बात, उसे निम्न पुरा पाषाण कहा गया। 80,000 साल पहले उसे मध्य पुरा पाषाण, 35,000 साल पहले उच्च पुरा पाषाण, 12,000 साल पहले
मध्य पाषाण, 10,000 साल पहले नवपाषाण, जिसे आरंभिक कृषक तथा पशुपालक का भी टाइम कहा जाता है। 6,000 साल पहले ताम्र पाषाण काल, तांबे का पहली बार प्रयोग किया गया था। इसके बाद 2600 ईसा पूर्व ये हड़प्पा सभ्यता का टाइम था। 1000 ईसा पूर्व आरंभिक लौह काल, महापाषाण समाधान का काल है। 600 ईसा पूर्व से 400 ईसा पूर्व ये आरंभिक ऐतिहासिक काल है। तो इस तरीके से यहाँ पर इसे खंड में बांटा गया। सभी तिथियां अनुमानित है। इसके अतिरिक्त उपमहाद्वीप के अलग अलग भागों में हुए विकास की प्रक्रिया में व्यापक विविधताएं हैं। यहाँ दी गई तिथियां हर चरण के प्राचीनतम साक्ष्य को इंगित करती हैं। तो केवल अनुमानित करके यहाँ बताया गया है, निश्चित नहीं है। इसके बाद यहाँ पर एक और चार्ट है, हड़प्पाई पुरातत्व के विकास के प्रमुख चरण, किस तरीके से विकास हुआ। 19वीं शताब्दी में 1875 में हड़प्पाई मोहर पर कनिंघम की एक रिपोर्ट आई 1875 में। 20वीं शताब्दी का जब टाइम आया तो उसमें 1921 में दयाराम साहनी द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ किया गया। 1922 में मोहनजोदड़ो में उत्खनन को प्रारंभ किया गया। 1946 में REM व्हीलर द्वारा हड़प्पा में उत्खनन किया गया। 1955 में SR राव द्वारा लोथल में खुदाई का आरंभ हुआ। 1960 में BB लाल तथा BK थापर के नेतृत्व में कालीबंगन में उत्खनन किया गया और उत्खनन आरंभ हुआ। 1974 में MR मुगल द्वारा बहावलपुर में अन्वेषणों का आरंभ हुआ और 1980 में जर्मन इतावली संयुक्त दल द्वारा मोहनजोदड़ो में सतह अन्वेषण का आरंभ हुआ। 1986 में अमेरिकी दल द्वारा हड़प्पा में उत्खननों का आरंभ हुआ और 1990 में RS बिष्ट द्वारा धौलावीरा में उत्खनन का आरंभ हुआ। 1997 में अमरेंद्र नाथ राखीगढ़ी में खुदाई शुरू की उन्होंने और 2013 में बसंत शिंदे ने राखीगढ़ी में पुरातत्व अनुवांशिक अनुसंधान शुरू किया। तो यहाँ स्टार्ट में ये 1921, 1922 इन दोनों को तो याद रखिए कि कब किया, क्योंकि ये एग्जाम में पूछा जाता है। बाकी चीजें आप जाने रहें। यहाँ पर हमारा ये चैप्टर कंप्लीट होता है। हड़प्पा से रिलेटेड लगभग जो भी इंफॉर्मेशन जरूरी थी वो इंफॉर्मेशन यहाँ पर कंप्लीट होता है। तो नेक्स्ट क्लास में हम नेक्स्ट चैप्टर के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।